बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन कासिम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे बात करनी है कंपनी की, बिज़नेस की कंपनी की नहीं, नॉर्मल वो कंपनी जिसके साथ हम उठते बैठते हैं। अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, वी आर जज्ड बाय द कंपनी वी कीप। जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं उन्हीं की तरह लोग हमें कंसिडर करते हैं। अब अपनी कंपनी को चूज़ करना एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, लेकिन मसला ये है कि बहुत ही छोटी उम्र पे हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि किन लोगों में हम उठते बैठते हैं, और हम अक्सर उन लोगों की तरफ अट्रैक्टेड भी होते हैं उठने बैठने के लिए जो हमारे जैसे होते हैं या जिनसे हमारे मिजाज मिल जाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर एक बच्चा है, उसका पढ़ाई में इतना शौक़ नहीं है, मतलब पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है, उसको पढ़ाई का इतना शौक़ नहीं है, अब वो बच्चा जो है अगर उन्हीं बच्चों में उठेगा बैठेगा या उन्हीं के साथ उसकी दोस्ती होगी जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई की तरफ, तो वो बच्चा भी और मज़ीद पढ़ाई से दूर हो जाएगा। अगर कोई बच्चा बदतमीज़ है, उसके फ्रेंड्स भी अगर बदतमीज़ है, बदतमीज़ से मुराद ये कि सलाम नहीं करता, बेअदबी करता है, तो फिर मसले हो जाते हैं। सो छोटी उम्र में ही हमें इस चीज़ को डिफ़ाइन कर लेना चाहिए कि हमारे बच्चे भी किन लोगों में उठते बैठते हैं। इस चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखा जाता था जब मैं छोटी थी या मेरे एज ग्रुप के लोगों में, क्योंकि इजाज़त नहीं होती थी किसी के भी घर जाने की अनलेस मेरी अम्मी उन लोगों के पेरेंट्स को जानती थी या कम से कम उनको पता था कि वो लोग कौन हैं। और अकेले नहीं भेजा जाता था, हमेशा घर में अगर हमारी कोई आया थी या अम्मा थी तो उनके साथ भेजा जाता था, और जितना टाइम वहाँ पे होते थे हमारी अम्मा या आया वहीं पे साथ होती थी, बेटियों बेटे दोनों के साथ। ये नहीं था कि सिर्फ बेटियों के साथ ही होता था, भाई के साथ भी यही होता था। एंड ऑब्वियसली एक एज आती है जब 13-14 साल के आप होते हैं और ज़रा सेंसिबल हो जाते हैं, तब फिर पेरेंट्स जाने देते थे। लेकिन अगेन जिन लोगों को वो जानते थे, और अगर कोई बच्चा गलत कामों में होता था या प्रॉब्लम चाइल्ड होता था तो फिर पेरेंट्स अवॉइड करते थे हमें उन लोगों में उठने बैठने। हुआ क्या कि अगर मैं पढ़ाई में कमज़ोर थी तो मेरे इर्द गिर्द ज़्यादा वही लोग थे जो पढ़ाई में अच्छे थे, तो मैं भी एटलीस्ट एफर्ट करती थी, ग्रुप स्टडी हो जाती थी। अब अगर मेरे टाइप के ही मेरे खलंटरे, जिस तरह मैं खलंटरी उसी तरह के मेरे खलंटरे दोस्त होते तो पता नहीं मैं क्या निकलती। देन जब बड़े हो जाते हैं तो एक तो ये बात कि हमने बड़ा ख्याल रखना है कि हमारे बच्चे किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं, लेकिन अपनी ज़ात के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा ख़ास ख्याल करना चाहिए। व्यूअर्स, आज हम आगे जाके प्रोग्राम में बात करेंगे डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, मूड स्विंग्स की, और ये चीज़ें क्यों होती हैं और ये मसला क्या है। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो क्या चीज़ें हैं जो हमें ट्रिगर करती हैं। एक चीज़ होती है जो आपको उस तरफ ज़्यादा पुश कर देती है, जैसे कि खुदा न खास्ता आप डिप्रेशन के मरीज़ हों, आप एंग्जाइटी के मरीज़ हों और फैमिली में करीबी किसी बंदे की डेथ हो जाती है, तो आपकी एंग्जाइटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपकी डिप्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। ज़ाहिर कोई मुश्किल वक्त आता है या कोई बड़ी प्रेशर वाली चीज़ आ जाती है, आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा काम आ गया, कोई बहुत बड़ी असाइनमेंट आ गई है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपने वो संभालना है, तो एकदम से डिप्रेशन का अटैक हो गया या एकदम से एंग्जाइटी अटैक हो गया, पैनिक अटैक हो गया, आपसे काम ही नहीं हो रहा, या आपके मूड जो हैं वो हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, कभी आप खुश हैं कभी आप सैड हैं, जो अक्सर बाइपोलर लोग जो हैं उनकी कैरेक्टर ट्रेट होती है। सो व्यूअर्स, क्या करना चाहिए? ट्रिगर पॉइंट लोग भी बन सकते हैं, आपकी अपनी कंपनी के लोग। जैसे कि घर में कोई ऐसा फ़र्द है, अब घर के लोगों को तो बंदा नहीं दूर कर सकता अपने से, लेकिन थोड़ा सा बंदा किनारे कशी कर सकता है। घर में कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा फ़र्द है, अब सॉरी मैं सास बहू वाले मामले को मैं नहीं पढ़ना चाह रही एट ऑल, बुरे अच्छे में, लेकिन जैसे कि एक सास है, उसकी बहू जो है वो हर वक्त अपनी सास को ताने मार रही होती है या उनको बातें सुना रही होती है या उनसे सीधे मुँह बात नहीं करती, तो अगर वो खातून ऑलरेडी प्रोन है एंग्जाइटी को या डिप्रेशन को, तो वो उसकी एंग्जाइटी को बढ़ाएगा इंसान, वो बातें, वो ताने। इसी तरह अगर बहू है घर में और हर वक्त सास उसके पीछे पड़ी रहती है, उसको डांट रही होती है, उसको टॉर्चर कर रही होती है, तो ज़ाहिर अगर वो बेचारी ऑलरेडी एंग्शियस है, उसमें डिप्रेशन है या नहीं भी है, तो ये चीज़ें उसके अंदर पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। फिर फ्रेंड्स में, एटलीस्ट फ्रेंड्स तो हम डिसाइड कर सकते हैं ना, अपनी कंपनी पे तो हम खुद डिसीजंस ले सकते हैं कि किस इंसान के साथ हमने उठना बैठना है। अब अगर हम अपनी कंपनी में ऐसे लोग चूज़ करते हैं जो हर वक्त ताने दे रहे हैं, बातें कस रहे हैं या फिर आपका मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा, आजकल ये चीज़ बड़ी कॉमन हो गई है कि आपस में फ्रेंड्स एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। व्यूअर्स, आई एम सॉरी, कोई भी इंसान ये पसंद नहीं करता कि उसका मजाक उड़ाया जाए। हाँ, लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर होता है कि अगर कोई उनका मजाक उड़ाता है तो आप भी हंसी खुशी मजाक में चीज़ को उड़ा देते हैं, लेकिन दिल को जाके ज़रूर लगती है। अगर किसी का वेट ज़्यादा है, फैट शेमिंग हम 1000 दफ़ा कह चुके हैं, नहीं करनी चाहिए।
मैंने घर में मियाँ बीवी में देखा है कि मियाँ जो है वो कह रहे ओए मोटो इधर आओ। क्यों? किसी के वीक पॉइंट को पकड़ के उसको टीज करना नहीं बनता। सो ज़िंदगी के जब हम डिसीजंस लेते हैं कि हमने किससे शादी करनी है, स्पेशली अगर आप अपनी चॉइस से शादी कर रहे हैं, तो सोच समझ के करें। उन लोगों में मत उठे बैठें, उन लोगों को मत सेलेक्ट करें एज लाइफ पार्टनर्स, क्योंकि ये आपकी सबसे ज़्यादा कांस्टेंट कंपनी है। किस शख्स से शादी कर रहे हैं, किस ख़ानदान में शादी कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। वरना आप अपनी ज़िंदगी में एक परमानेंट ऐसा इंसान या ऐसे इंसान ले आते हैं जो आपको बुरा महसूस कराते हैं। ये ज़िंदगी ऑलरेडी बड़ी मुश्किल है, ऑलरेडी बहुत से मसाइल और प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, उनमें एडिशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए अच्छी कंपनी का इंतखाब करना, अच्छे लोगों में उठना बैठना। अब अच्छे से मुराद ये नहीं है कि अमीर लोग, बल्कि मैं तो इस चीज़ के भी बड़े ख़िलाफ़ हूँ कि भाई अगर आप एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली से और आप उन लोगों में उठ बैठ रहे हैं जो बहुत हाई फाई बहुत अमीर लोग हैं, तो आप तो हर वक्त कॉम्प्लेक्स में ही रहेंगे, अनलेस आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको ये इशू नहीं होता। वरना ज़्यादातर ये होता है कि लोग अपने से ज़्यादा अमीर लोगों में या ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं जो अफोर्ड नहीं करते हैं उनके जितना, तो कोई एक इंसान कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। अब बैठे हुए हैं, एक चार सहेलियाँ हैं, 3 सहेलियाँ बहुत अमीर हैं, एक जो है वो ज़रा मिडिल क्लास फैमिली से है। अब 3 बैठ के डिस्कस करिए, हाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़लाँ गाड़ी लेके दी, लेकिन उसने मुझे सबसे महंगी वाली नहीं लेके दी। दूसरी कह रही है मेरे तो हस्बैंड ने मुझे डायमंड का सेट लेके दिया। अगली जो वहाँ पे बैठी हुई है मिडिल क्लास फैमिली से, वो सोने के बुंदे नहीं अफोर्ड करती, मासूम, उसको टॉर्चर किया जा रहा है ये बातें सुना के। अब उनकी भी गलती नहीं है, वो तो उसी हिसाब से बात कर रहे हैं जो उनकी फैमिली और वो अफोर्ड करते हैं। सो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। ये बात गाइड भी की गई है। मैं उस दिन एक रिलीजियस स्कॉलर से बात कर रही थी, तो मैं उनको किसी का एक रिश्ते की मैंने उनसे बात करनी थी कि भाई मसला ये है कि वो मतलब अलामा साहब थे। मैंने कहा अलामा साहब मसला ये है कि जो लड़की है वो बहुत अमीर फैमिली से है और जो लड़का है वो जो है ज़रा मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। तो फ़ौरन ही उन्होंने पूरी बात भी नहीं सुनी, उन्होंने कहा बेटा मना कर दो। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा मेरा नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे मशवरा ले रही हूँ कि क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करें। क्योंकि लड़की की फैमिली तो इस बात से खुश है, लेकिन लड़की की फैमिली मान नहीं रही। तो उनके पास इसलिए गए थे कि वो उनसे बात करें, उन्हें कन्विंस करें। उन्होंने कहा बेटा मैं कैसे कन्विंस करूँ, एक बच्ची जो है वो करोड़ों में खेलने वाली है, एक लड़का जो है जिसकी तनख्वाह 80,000 रुपये है, वो लड़की जो जूते पहनती हैं वो उसकी तनख्वाह से डबल कीमत के आते हैं। बात नहीं बनती। कल को ये चीज़ बहुत बड़ा इशू बनेगी, क्योंकि बच्ची शादी करके तो अपने मियाँ के घर चली जाएगी। उसके बाद जब मियाँ उसके एक्सपेंसेस नहीं अफोर्ड कर पाएगा और जब वो अपनी फैमिली में उठेगी बैठेगी और वहाँ पे रख रखाव की चीज़ें करनी होगी, तो वो बच्चा कहाँ से अफोर्ड करेगा। तो मैंने भी सोचा कि बात तो वो सही कह रहे हैं, लेकिन अगर एक दूसरे की पसंद है तो वाई नॉट। बट वही वाली चीज़ है व्यूअर्स कि इन चीज़ों में भी ख्याल करना चाहिए, बिकॉज फिर आगे जाके मसाइल बनते हैं। अब अगर लड़का अमीर है और लड़की इतनी वेल्थी नहीं है, तो लड़के ने सारी ज़िंदगी फिर यही भार रखना है लड़की के ऊपर कि मेरा ख़ानदान और तुम तो कुछ नहीं हो। देखिए बड़े कम लोग होते हैं इस दुनिया में जिनका इतना ज़र्फ होता है जो ये चीज़ें नहीं कहते और अगले को इन चीज़ों पे अटैक नहीं करते, वरना हर बंदा अपनी मैं में आ जाता है अपने आप को पॉइंट प्रूव करने के लिए। सो बड़े सोच समझ के हमें लाइफ में डिसीजंस लेने चाहिए। देखिए या तो आप खुद इतने इंडिपेंडेंट हो और फाइनेंशियली स्टेबल हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर तो बिल्कुल एक चीज़ ठीक है। लेकिन जब फैमिलीज़ में आप इस तरह की डिसीजन लेते हैं तो इस चीज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह अगर एक फैमिली बहुत ज़्यादा जो है वो मजहबी है और ज़रा कंजर्वेटिव साइड पे, और दूसरी फैमिली बहुत ही मॉडर्न है, पार्टीज़ वार्टीज़ वो वाला माहौल है, जब दो ऐसी फैमिलीज़ जुड़ने की कोशिश करेंगी तो फिर मसले तो होंगे, क्योंकि फंडामेंटल सोच में फ़र्क है। सो व्यूअर्स, सोच समझ के डिसीजंस लेने चाहिए, कंसिडर करके करने चाहिए, और फिर अगर कोई ऐसा डिसीजन लें कि हमने इन लोगों में रिश्ता जोड़ना है या उठना बैठना है। और देखिए फ्रेंड्स तो वो वाले ताल्लुक़ है जो हम अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं, तो अगर मर्ज़ी से बना रहे हैं तो ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपको अच्छे मशवरे देते हैं, जो आपके लिए सुकून का बायस बनते हैं, जो आपका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, ना कि आपकी टांग खींचते हैं और आपको कोई नुकसान पहुँचाते हैं। खैर इस बात पे मैं क्या बात करूँगी, शेफ़ तैयबा हमारे साथ है जो बहुत ही अच्छी अच्छी और ब्रिलियंट बातें करती हैं और हमेशा बड़ी अच्छी एडवाइस भी देती हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप जुगन? मैं ठीक हूँ तैयबा जी। आप भी अक्सर मैंने आपको देखा है कि आप हर किस्म के बंदे में उठते बैठती हैं जी। मैंने आपको सोशलाइज करते हुए भी देखा है, हम लोग भी मिलते हैं, आपको कभी मैंने जजमेंट नहीं पास करते हुए देखा।
आप हर किस्म के लोगों में उठती बैठती हैं और आपके चेहरे पे वही पॉजिटिविटी होती है और आपके मुंह से कभी मैंने कोई नेगेटिव बात नहीं सुनी। जी बिल्कुल जुगन, उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। देखें, पहली बात तो ये कि जिस तरह आप कह रहे हो कि मैं कोई जजमेंट पास नहीं करती, मेरे ख्याल में आप जिस भी कम्युनिटी में जा रहे हैं, जिस सोसाइटी में जा रहे हैं, जिस क्लास के लोगों में बैठ रहे हैं, तो आप उसका वो जो एक डेकोरम होता है, एक लिहाज होता है, उसको आपको जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर आपको किसी ने इनवाइट किया, जैसे मैं जुगन की तरफ बहुत दफ़ा जा चुकी हूँ, तो मैं हर चीज़ का ख्याल करती हूँ कि उनके जो गेस्ट हैं कोई ऐसी बात मेरी साइड से ना हो जाए कि अगर उन्होंने मुझे इन्वाइट किया तो मेरी तरफ से वो शर्मिंदगी का बायस मतलब उनके लिए कोई ऐसी परेशानी हो क्रिएट हो या कोई भी और चीज़। मैं इस टेंशन में होती हूँ कि मेरे घर पे कोई आया हुआ बंदा तैयबा को ना इरिटेट कर दे। हर थोड़ी देर के बाद चेक करती तैयबा और ओके ना, किसी हाँ जाओ जाओ अपने गेस्ट को अटेंड करो। अच्छा, ये भी एक बड़ी प्यारी आदत है आपकी तैयबा जी। आप जब घर आते हो तो आप उस पूरे माहौल का हिस्सा बन जाते हो, ब्लेंड हो जाते हो। आप बड़े लोग होते हैं जो आपके पास इस तरह जिस तरह कोई गेट टुगेदर है, अब वो कहते हैं कि पूरी तवज्जो आप मुझे दें। बिल्कुल। अब अगर 50 लोग आए में जी 50 लोगों को आपने सबको 5-5, 10-10 मिनट टाइम देना है। अगर आप किसी एक बंदे को जुड़ जाते हो और कोई इंसान आप पे ये प्रेशर डालता है तो आपका वही वाली बात ना, आप एंजाइटी में आ जाते हो। बिल्कुल कि अगला माइंड ना कर जाए ऐसे ही। अच्छा, किचन में आऊँगी और जानूंगी कि आज क्या बना रहे हैं, बट उससे पहले ट्रिब्यूट पेश करना है एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी की, जिनके साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला। बहुत ही प्यारे इंसान थे आप, आर्टिस्ट भी थे, टीवी डायरेक्टर भी थे, जर्नलिस्ट थे, पपेटियर थे, राइटर थे और कॉलमिस्ट। 31 अक्टूबर 1945 को फारूक कैसर साहब पैदा हुए और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से आपने तालीम हासिल की। पीटीवी का जो पहला ड्रामा अक्कड़ बक्कड़ था उससे आपने अपने करियर का आगाज़ किया और आपका अंकल सरगम का कैरेक्टर जो है वो बड़ा ही लोगों ने इन्जॉय किया और अप्रिशिएट किया। आपको गवर्नमेंट की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। आपकी डेथ 14 मई 2021 में हुई। बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी, वन ऑफ आवर लेजेंड आर्टिस्ट अब हमारे साथ नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। आज के दिन ज़रूर फातिहा पढ़िएगा हमारे इन ब्रिलियंट लेजेंड के लिए। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ़ तैयबाज़ किचन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं किचन में, शेफ़ तैयबाज़ किचन में। जी तैयबा जी, आज क्या बनाएंगे? आज हम बना रहे हैं लोडेड राइस। कोई फनकारी छोड़ी है आपने इस दुनिया में? नहीं, फनकारी नहीं है। आप देखें, आप खड़ी हो और मैं कोई ऐसी चीज़ ना बनाऊं जो डिफरेंट हो। लोडेड राइस तो बिरयानी भी हो गई, उसमें चीज़ें डालते हैं हम। नहीं, वो तो बिरयानी है ना, बिरयानी तो बिरयानी है। इसमें अगर हम अब जिस वक्त हम बनाएंगे आप देखिएगा कि फ्लेवर्स कितने डिफरेंट हैं, ठीक है। उसकी लेयरिंग जो हम करेंगे वो कितनी डिफरेंट होगी, तो एक वेरिएशन आ गई ना आपके पास राइस की। और पता नहीं क्या बनाने लगी। मैं आ रही हूँ किचन के, वो लड़की की नहीं, इस लड़की की कोई गारंटी नहीं है। मैं बस अपना काम करती हूँ, आप अपना काम करें, ठीक है। तो आप ये जो है वोक में मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया हुआ है और इसमें जो है आप इसमें चिकन ऐड करेंगे। इसमें सिर्फ वो जिस तरह मैं आपको बताती हूँ कि मैं चिकन में पहले लेमन जूस और थोड़ा सा अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर देती हूँ, तो ये गर्म होगा, आप इसको कुक करें। फिर मीनवाइल मैं अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बता देती हूँ। और ये सब्जियाँ इसी में जाएंगी? नहीं, या ये सेपरेट हम जिस तरह करते हैं। अच्छा, ठीक है। इसको सौते वगैरह करेंगे? जी बिल्कुल, ठीक है। लोडेड राइस के लिए चावल 1 किलो जिनको मैंने बॉईल किया हुआ है, मुर्ग का गोश्त 1 किलो बोनलेस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 खाने का चम्मच, अंडे 2 अदद, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, बंद गोभी 1 कप, गाजर 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, केचप 1 कप, तेल हस्बे ज़रूरत, दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच और सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच। अच्छा, इसकी मेथड की तरफ हम आ जाते हैं। जिस तरह अभी ये वॉक में हम चिकन जो है इसको 70 to 80% हम ऑयल के साथ कुक कर लेंगे। कोई इजाफी हम इसमें स्टॉक या पानी अभी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। इसके साथ सारे स्पाइसेस मैं आपको बताऊंगी वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। जब चिकन बिल्कुल कुक हो जाएगा, साथ साथ हमने क्या करना है कि जो हमारी वेजिटेबल है उसको हम स्टर फ्राई कर लेंगे और उसके साथ जो है थोड़े से स्पाइसेस हम उसमें भी ऐड कर देंगे और उसके बाद राइस जैसे मैंने बॉयल लिए हैं। अच्छा, ये लोडेड फ्राइज की तरह कैसे है? क्योंकि आप लोडेड की टर्म यूज़ कर रही हैं। और मैं बाय द वे हाथ धो लूँ, चिकन मैंने उसके अंदर डाल दिया है क्योंकि चिकन की जो डिश थी उस पर थोड़ा सा चिकन का वो लगा हुआ था, तो इस वजह से हाथ धोने बहुत ज़रूरी हैं। व्यूअर्स आप देखें, हमने
हैंड वॉश भी रखते हैं और हम सोप भी रखते हैं अपने पास किचन के अंदर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हिफ्ज़ान सेहत के सारे उसूलों को फॉलो करें। जान है तो जहान है, सेहत का ख्याल आपने रखना है। आप मज़े की डिश बनाएं और लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाए जिस तरह रेस्टोरेंट्स में खा के होती है, तो फिर क्या फ़ायदा ये सब कुछ करने और का। फूड कंटेमिनेशन होती भी इसीलिए ना कि आप चिकन को हाथ लगा रहे हैं, वही हाथ आप सब्जी को लगा रहे हैं, तो वो जो चिकन के जो सारे जर्म्स हैं वो वेजिटेबल में आए, आपको आपके क्योंकि हाथों बड़ी को दफ़ा लगे। ना सब्जी जो है आप इतनी देर कुक नहीं करते। जी। सब्जी आप कम देर के लिए कुक करते हैं, तो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद जाके उसकी जो है टॉक्सिकनेस ख़त्म होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब हम उस टर्म को जस्टिफाई करने लगे हैं, एक्सप्लेन करने लगे हैं, जो है लोडेड राइस। और ये लोडेड क्यों है? तो राइस का जो मैं आपको बता दूं कि राइस आप कोई भी इसमें बना सकते हैं। लाइक अगर आप देसी फूड लाइक करते हैं तो आप जो जैसे हम ब्राउन राइस बनाते हैं तड़के वाले, वो भी बना सकते हैं। अभी मैंने बॉयल किए हुए, तो इसको जो है हम थोड़ा सा फ्लेवर देके इसमें जो स्क्रम्बल्ड हमारे एग्स होंगे वो भी ऐड करेंगे, और उसके साथ जो है वेजिटेबल हम अलग से कुक करके वो इसमें एक लेयर लगाएंगे। मतलब राइस हमारे कुक हो जाएंगे, जैसे हम उनको दम लगा देंगे, फुली कुक कर लेंगे। उसके बाद जो है हम उसमें राइस की एक लेयर डिश में, उसके ऊपर जो है हमारी एक सॉस मैं बनाऊंगी वो जाएगी, उसकी एक लेयर होगी। उसके साथ जो हम चिकन बना रहे हैं अभी, ठीक है, इसको फुली कुक करके अच्छे से गला के ये हम उसमें ऐड करेंगे, और जो हमारी स्टर फ्राई वेजिटेबल्स हैं वो हम उसमें ऐड कर देंगे। और जिस टाइम आप खाएंगे इसको, तो जैसे लोडेड हमारे फ्राइज़ होते हैं, इसी तरह इसकी जो सारी लेयर्स हैं वो प्रॉपर, जब आप एक स्पून लेंगे उसमें से, तो वो हर चीज़ उसमें जो है वो ऊपर आपकी प्लेट में आ जाएगी। अच्छा, मुझे ना इट्स साउंडिंग अ बिट लाइक सिंगापोरियन राइस, सिंगापोरियन, बट सिंगापोरियन राइस में नूडल आ जाती है। और सच बताऊं तो मुझे हमेशा ये चीज़ बड़ी ऑड लगती है कि चावल भी डाल दिए, नूडल भी डाल दे, ऊपर से आपने मेयोनीज भी डाल दी। उससे बेहतर वही वाली बात ना कि एक वेजिटेबल का लेयर डाल दें, बेहतर अच्छे वाले कार्ब्स चले जाएंगे सिस्टम में। अच्छा, इसमें क्या करूं अब मैं? इसमें हम जो है वो फ्लेवर्स जो है इसके मसाले वो सारे ऐड कर देते हैं, जो जो रेसिपीज़ में मैंने अभी आपको सारे बताए क्या क्या हैं, मैं बिल्कुल बता रही हूँ। अच्छा, इसमें रेड चिली पाउडर है, पेपरिका मैं थोड़ा सा इस्तेमाल कर रही हूँ, सॉल्ट जाएगा। सॉल्ट का आपने ख्याल करना है क्योंकि राइस बॉईल करते हुए भी मैंने ऐड किया। सॉल्ट चला गया इसमें। अच्छा, ये हमारे मसाले हमारे तैयार हैं। ये आप देसी में कैटेगराइज करेंगी या चाइनीज़ में? दोनों में नहीं होगा, मतलब ये फ्यूजन है, आप इसको दोनों का आप फ्यूजन ही कहेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो मैंने दोनों चीज़ें जो हैं वो ऐड की हैं। मतलब कुछ इसमें देसी हमारे स्पाइसेस भी हैं, और जैसे आप ये चिली सॉस, सोया सॉस में ऐड कर रही हूँ, तो ये फ्यूजन बेस्ड एक रेसिपी है। आपके डेली वो जो राइस की एक रूटीन होती है, हमने पुलाव बना लिया या बिरयानी बना ली या सिंगापोरियन राइस है, तो ये ज़रा हट के उससे फ्लेवर भी होता है और खाने में बड़ा मज़े का लगता है। अच्छा यार, उस दिन पता है मैं एक चीज़ पढ़ रही थी, मुझे चाइनीज़ से याद आया कि अजीनोमोटो को ना हमने बड़ा अरसा कहा कि ये कैंसर कॉजिंग है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अजीनोमोटो हमारी बहुत सी चीज़ों में होता है और उससे कैंसर नहीं होता। ठीक है, ये लेटेस्ट रिसर्च है। ये बात एक एंटी एशियन कैंपेन चली थी जिसमें इस तरह की नेगेटिव बातें लोगों ने कही, एंड आई एम सॉरी, मैं भी उनमें से एक थी जिसने कही, तो मैं उसके लिए माजरत भी करना चाहूँगी। एक्चुअली अजीनोमोटो से बहुत से लोग एलर्जिक होते हैं। अच्छा, जैसे कि अगर मैं अजीनोमोटो खा लूँ, चाइनीज सॉल्ट, तो मुझे माइग्रेन हो जाती है। हर बंदे को सूट नहीं करती, लेकिन कैंसर कॉजिंग नहीं है। तो ये जो चाइनीज़ सॉल्ट के ख़िलाफ़ एक इतनी बड़ी मुहिम स्टार्ट हुई थी, वो अगर मैं कहती हूँ, जब आपको अगर कभी कहूँ भी कि आप जो है वो अजीनोमोटो नहीं होना चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि हर बंदे को सूट नहीं करता। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो हर बंदे को सूट नहीं करता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कैंसर कॉजिंग है। अच्छा, ये आप कितना डालूँ? ये हमने डालनी है 2 टेबल स्पून। ठीक है, और ये दूसरी वॉक हम रख देते हैं स्टर फ्राई वेजिटेबल्स के लिए। और मिर्चें? जी, ये भी आप 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दें, क्योंकि हमने सॉस में भी जाएगी, सॉस में भी और राइस में भी हम फ्लेवर ऐड करेंगे। बिल्कुल सही। तो ये अब हमारी, इसको हम कवर कर देंगे। और अच्छा, इसको जूसी छोड़ना है हमने या इसको ड्राई करना है? नहीं, इसको हमने जूसी रखना है, इसीलिए ये ज़रा स्टीम में कुक होगा। इसको हम कवर कर देंगे, ये मीनवाइल कुक हो जाएगा, हमारी वेजिटेबल और राइस साथ तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल सही। सो हम इसको कर देंगे कब, ओ नहीं, ये तो गलत है इसका। तो ये आ गया हमारा ढक्कन। देयर वी गो। ढकनात के भी तो अपने मोड होते हैं ना। सही, बट हमें बहुत ज़्यादा नहीं इसको कुक, मतलब बहुत हाई फ्लेम पे नहीं आप कुक करना। अब उसको आराम से हम, उसमें भी ऑयल मैंने ऐड किया हुआ है। सबसे पहले हम इसमें कैरेट ऐड करेंगे, गाजर डाल देंगे उसके अंदर। बिल्कुल सही। थोड़ी देर हम
कैरेट को उस पे इसमें करेंगे और इसमें क्या क्या सॉसेस जाएंगे? इसमें जो है हम सोया सॉस ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर और इसके साथ सॉल्ट है मेरे बस। पास। हाँ जी, बस और हल्का सा आप थोड़ा फ्लेवर सा देना। चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं जी बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर फ्लेवर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने करना है। एंड देन इवेंचुअली नीचे पहले राइस आएंगे। जी, उसके ऊपर सॉस आएगी हमारी। ठीक है। ठीक है, उसके बाद मतलब सॉस की हम एक थिन सी लेयर लगाएंगे उसमें, उसके ऊपर चिकन आ जाएगा और जो हमारी ये स्टफ फ्राई वेजिटेबल्स हैं ये हम ऐड करेंगे। दैट्स इट। कभी ऐसा हुआ जब तैयबा के आप की जो कंपनी है उसके हाँ जी। ऊपर घर में कोई मसला बनाओ? मुझे तो बड़ी डांटे पिटती थी भाई, हर किस्म के लोगों से मैं दोस्ती कर लेती थी, फिर मुझे डांट पिटती थी कि भाई, जैसे कि हमारे नेबरहुड में ही जहाँ पे मैं रहती थी लाहौर में, तो 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं ऐसे बच्चों से दोस्ती करके उनको घर ले आई। होता है ना कुछ ऐसे बच्चे जो हर वक्त कोई ना कोई पंगा कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। जी। और ऑब्वियसली अगर आपके घर कोई आया हुआ है तो आपके माँ बाप अब उनके साथ बदतमीजी तो नहीं करने वाले बिल्कुल ना। ऐसे ही है। तो मामा बेचारी बिल्कुल ही चुप हो जाती थी। उसके बाद फिर वो जाते थे तो कहती थी ये कौन था, मतलब कोई देखिए ना, ये भी तो देखना होता है आपने कि जिन लोगों में आप उठ बैठ रहे हैं वो कोई डैमेज और कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं कर रहे। एक तो आपको पर्सनली डैमेज करते हैं। जी, जी। छोटे बच्चों में ये होता है कि एक बच्चा, कुछ बच्चे लोग होते हैं उनके घरों में ये होता है कि अगर उनके बच्चे जो हैं वो चीज़ें तोड़ रहे हैं, भन रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। अब किसी बंदे के घर अगर आप जा रहे हैं और वही बच्चे जो हैं वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है जुगन। और आप मेरा पूछ रही थी तो मैंने हमेशा अपना जो है ना सोशल सर्कल वो बड़ा वसी रखा, लेकिन जिस वक्त बच्चे हुए तो फिर मैंने उसको लिमिट कर दिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं बीइंग पेरेंट जो फिर आपको देखनी पड़ती हैं कि आपने जो है वो किस तरह किन लोगों से अपने बच्चों को मिलवाना है और ये सब चीज़ें। बल्कि मैं इसमें आपकी एक बात पे मैंने ये मीडिया में मुझे भी यही हुआ कि भाई अब जब बड़ी कोई चीज़ होती है तो सब आ जाते हैं। पहले मेरे घर में बहुत आन जान था सबका, लेकिन जब मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी बातें कह और कर देते हैं आपके बच्चों के सामने, क्योंकि मैंने ये हमज़ा की बारी देखा जब मैं सिंगल मदर थी और इतना मुझे भी सेंस नहीं था क्योंकि खुद भी मैं छोटी थी। तो तैयबा जी ऐसे ऐसे लोगों को लोग घर आते थे जो फिर ऐसी बातें कहते थे या करते थे बच्चों के सामने जो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। ज़रूरी नहीं है कि वो गलत काम थे, लेकिन वो कुछ ऐसी थी कहने और करने वाली चीज़ें जो छोटे बच्चों की नहीं होती, देखने सुनने वाली। तो फिर वहाँ पे आपको बड़ा ध्यान करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप कुछ बता रही थी? जी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी एक मतलब एक बात पे राय लेनी है। वो ये कि बीइंग पेरेंट, जिस तरह माशाल्लाह आपके भी बच्चे हैं, कि हम भी उस स्टेज से गुजरे में जुगन जिस वक्त पेरेंट्स कुछ कह रहे होते थे और हमें समझ नहीं आ रहा होता था वो बात, लेकिन अब बीइंग पेरेंट समझ आता है कि हमने अपने बच्चों के लिए जो कहना है वो लेकिन बच्चे देखें, अब जैसे मेरे बच्चे हैं वो, मैं आपको ये बताऊं कि वो ऐसा लग रहा होता है कि वो समझते हैं कि हमें सारा कुछ आता है, सब कुछ हमें समझ आ गई है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि हमें भी लगता था, तो मैंने इसीलिए वो मेंशन पहले ही किया कि हम भी उस स्टेज से गुजरे हैं कि उस वक्त पेरेंट्स को कैसा फील हो रहा होता था। तो आप क्या कहती हैं इस बारे में कि मतलब उस बच्चे की वो चीज़ कैसे कंट्रोल? क्योंकि मैं एक प्रॉब्लम चाइल्ड थी, मैं एक प्रॉब्लम चाइल्ड थी, पढ़ाई में भी कमज़ोर थी और 24 घंटे जैसे कहना आर्य बाजार चली गई। अब छोटी सी एक जुगन गायब हुई है, घर से कहाँ गई हुई है, वो मतलब किसी घर के स्टाफ के बंदे की साइकिल पे चढ़ के, और साइकिल मतलब जिस तरह कोई अगर जा रहा है मार्केट से कुछ लेने के लिए तो पीछे बैठ गई स्टाफ की साइकिल को। साइकिल तो चलानी कभी सीखी नहीं मैंने, वो 3 पहियों वाली आती थी, 4 वाली नहीं, 2 वाली नहीं आती थी। चढ़ के चली गई आर्य बाजार। एक ज़माने में तो ट्राइसाइकिल भी लेके निकल पड़ती थी। सोचें कि ये है आरिफ जान रोड, वो है आर्य बाजार, मतलब एक छोटा सा बच्चा गाड़ी में मतलब उस तरह करके निकल गया, ना कोई बात ना कोई वो, मतलब इट्स वेरी डेंजरस। बिल्कुल। तो मैं इस तरह करके निकल जाती थी, तो मुझे उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं आती थी। लेकिन मेरी अम्मी ने एक बड़ी अच्छी चीज़ की, बड़े प्यार से मुझे उन्होंने गाइड किया, मुझे बैठ के ना समझाती थी, कहते थे बेटा डाल दो सर। नहीं हाँ ठीक, काफ़ी डाल दिए। प्याज भी डालना है इसमें? हाँ जी, प्याज भी जाएगा, कैबेज भी जाएगी। ठीक है। सो मेरी अम्मी ने ना मुझसे गुफ्तगुएं करनी शुरू कर दी। मुझे कहती थी बेटे इधर आओ, इधर मैं तुमसे बात करनी है। पहले तो शुरू में मैं बहुत डरती थी। बेसिकली मामा मेरी एक स्टेज पे दोस्त बन गई। पहले मामा ही थी, फिर मामा मेरी उस स्टेज पे दोस्त बनना शुरू हो गई जब मैं इतनी इंडिपेंडेंट हो गई कि इनको पता था कि ये अब निकल पड़ेगी, इसका जो जी चाहता है ये करेगी और अपनी मर्जी से करेगी। तब मामा ने मुझे अपना दोस्त बना लिया। औलाद के साथ जब दोस्ती का ताल्लुक होता है, ऑफ कोर्स तैयबा जी हम वर्किंग लेडीज़ हैं, हम 24 घंटे बच्चों के साथ नहीं गुजार पाते अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दोस्ती तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल। और तैयबा जी सबसे बड़ी बात ये है, अपने आप को ज़्यादा समझाना ज़रूरी है कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो बड़े हो रहे हैं और उनकी पर्सनैलिटीज़ डेवलप हो रही हैं। हम उनको एक हद से ज़्यादा नहीं कह सकते कि ये नहीं करो वो नहीं करो, क्योंकि ज़माना बदल गया है।
वो वक्त नहीं है कि जिस तरह हम लोग कोई उल्टी हरकत करते थे तो एक थप्पड़ लगता था तो हम बंदे दा पुत्र बन जाते थे। थप्पड़ों वाला ज़माना गया भाई, और एक तरह से अच्छी बात है कि गया। ये हो गया नहीं, अभी है इसमें कसर थोड़ी, ठीक है। तो बात ये है कि एक ज़माना था जब हम लोग जैसे अम्मा अब्बा की एक नज़र होती थी और हमारी जान निकल जाती थी, लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। सो वी हैव टू बी केयरफुल एंड माइंडफुल ऑल्सो कि हम कितना अपने बच्चों को मना करते हैं, और फिर सोच समझ के मना, हर चीज़ पे नो नहीं करना। ये तो अब मेडिकल माहिर नफ्सियात भी कहते हैं कि हर बात पे नो नहीं करना। जब आप हर बात पे नो करते हैं, ये लिए अब हम धड़ा मिर्च भी डाल रहे हैं, काली मिर्च भी डाली, जब आप हर बात पे नो करते हैं ना तो फिर बच्चे जो हैं वो एक तरह से फिट जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, और उनकी राय ये होती है कि हर बात पे ना कर दें। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो कुछ चीज़ों पे हाँ भी कहनी पड़ती है। मामा ने बड़े अच्छे से हैंडल किया, जिस तरह तो क्या मामा ने क्या किया कि उन्होंने कहा हमारे लॉन में आके सारे बच्चे खेल ले। लॉन भी बड़ा था तो मैं भी चली, मैं लड़के, कुछ लड़कियों ने भी आके खेलना शुरू कर दिया, तो हम सब ने हमारे ही घर के लॉन में खेलना शुरू कर दिया। मामा ने ये नहीं कहा नहीं तुमने नहीं जाना, वो नहीं कहती, मैंने उतना ही और करना था। उसी तरह तैयबा जी जब हम लोग बड़े हुए और फिर लड़के लड़कियों की कंपनी होती थी तो मामा कहती थी घर बुला लो। लाउंज में नीचे जो मामा का बेडरूम था, ये डाइनिंग था और सामने लाउंज था। मामा के बेडरूम का दरवाज़ा खुला होता था, मामा अपने कमरे में बैठी होती थी, वहाँ पे बाहर बैठ के हम लोग स्टडी कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। तो कभी भी मैं इस तरह बड़ी नहीं हुई कि ये लड़के और वो लड़कियाँ, और उससे फ़र्क ये पड़ा कि एक तो मेरा कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा हो गया। मुझे अब वो जिस तरह लड़कियां घबरा नहीं जाती कि ओ नो मुझे लड़कों के साथ काम करना पड़ेगा या व्हाटएवर, ये वाले जो इश्यूज है ना मेरी लाइफ में नहीं। ये डिस्कस करने का जो रीज़न ये था कि जैसे मैंने पहले स्टार्टअप लिया ना, तो ज़ाहिर मैं होम मेकर भी थी और मैं जॉब भी कर रही थी, छोटा मोटा अपना भी काम मेरा सेटअप चल रहा था माशाल्लाह। तो जिस वक्त मैं आपसे मिली ना, जब कंपनी की बात हो रही है, तो मैंने फिर ये रियलाइज़ किया कि यार ये तो उसका 10% भी नहीं है। नहीं तो करो यार, इतना सही में मैं मजाक नहीं कर रही, मैं आपको सीरियस बता रही हूँ, क्योंकि मैं घर आपका विजिट किया है, जिस तरह चीज़ें माशाल्लाह से ऑर्गेनाइज थी और सब कुछ, तो मैंने ये देखा, क्योंकि पहले मैं बहुत समझती थी इस काम को कि भाई मैं तो होम मेकर भी हूँ, ये भी, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार नहीं, हर इंसान का अपना एक रोल है। और ये अभी सवाल जुगल से करने का मकसद ये था कि ज़ाहिर है वो भी अपने बच्चों को हैंडल करती हैं, तो शायद मेरे लिए थोड़ी आसानी हो पड़ता है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हमजा के सारे दोस्त जो हैं, सारे नहीं बट काफ़ी ज़्यादा दोस्त छुप छुप के वेप कर रहे थे, वेपिंग करते थे, तो हमजा ने मुझे आके उस स्टेज पे बताया कि मामा यार ये तो मतलब देखो ना वो वाला रेशो में, यार मामा बात सुने, तो वो यार मामा वाली चीज़ माना। एक ज़माना था जब माँ बाप कहते थे कि हम आपके माँ बाप हैं, दोस्त नहीं। अब हमें इनको दोस्त बनाना पड़ेगा। हम अगर वही फॉर्मूलाज ट्राई करेंगे जो हमारे पेरेंट्स ने किए, जो बड़े कारामत थे, वो आज के ज़माने के हिसाब से नहीं चलते। सो जब हम इनसे दोस्ती कर लेते हैं, अब कोई इश्यू होता है, अब जिस तरह हसन को कहा हसन फलां की बर्थडे आपने जाना है, नो मामा आई डोंट वांट टू गो। अब अगर मैं से कहूँगी नहीं तू जाएगा ही जाएगा, तो आपको भी पता है कि शेफ तैयबा मसला ख़राब हो जाएगा। सो तरीके से बच्चों को लेके चलना, उनको अपना दोस्त बनाना, और स्पेशली जब बच्चे टीन्स में आ जाते हैं दिमाग की दही निकाल देते हैं, बात ही नहीं सुनते। आप कहते हो पढ़ो, क्योंकि आपने कहा पढ़ो, तो वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। सो बड़े तरीके से कि यार पुत्र पढ़ाई मुका ले, उसके बाद तुमने जो करना है कर लेना, या बेटे अगर कहीं जाना है मैं तुम्हें प्रॉमिस ले जाती हूँ, आधा घंटा अपना ये काम मुका दे। दोस्ती यारी प्यार में रोब दबदबा नहीं चलता यार अब बच्चों में। और जो लोग करते हैं ना, मैंने देखा है ना, अब वो सारी मेरी फ्रेंड्स जो अपने बच्चों पे प्रेशर डाल डाल के चीज़ें करवाती थी, अब वही पिट रही हैं, बच्चे काबू में नहीं आते, बिगड़ गए हैं, गाड़ियाँ लेके निकल जाते हैं, बताते नहीं है, बाइक लेके निकल गए, माँ को पता ही नहीं है कि बच्चा कहाँ गया है, और मोबाइल ऑफ कर दिया। सो अगर दोस्ती कर लेते हैं ना, तो बच्चे ने अजीब से, और ये बात जो मैं हमेशा अपने बच्चों को कहती हूँ कि बेटा अल्लाह ना करे तो बस इस्तग़फ़ार, आपसे कोई बहुत बड़ा क्राइम भी हो जाता है ना, वाहिद जो दो लोग तुम्हारे साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे वो तुम्हारे माँ और बाप हैं। तो जब आप उनको अपने मतलब नॉलेज उनको इन्फॉर्म कर देते हो या उनके साथ एक दोस्ती रखते हो, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आज अल्लाह का शुक्र है, हमजा के दोस्त, मेरे बेटे हमजा के दोस्त मेरे पास आते हैं, हैंग आउट करते हैं। हमजा तो कनाडा में होता है, अभी खैर माशाल्लाह आ गया, 11 तारीख को आया मई की। बट बात यह है कि अब वो बच्चा हर बात मेरे साथ शेयर करता है, और हम लोग प्लान करते हैं चीज़ें। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें होंगी जो नहीं शेयर करता, कुछ बातें माँ से करने वाली भी नहीं होती, लेकिन एक आपका बड़ा अच्छा सिस्टम बन जाता है। और देखिए अगर माँ बाप दोनों स्ट्रिक्ट हों तो भी प्रॉब्लम है, और अगर दोनों माँ बाप लीनियंट हो वो भी प्रॉब्लम है। थोड़ा बैलेंस में लेके चलना पड़ता है, गुड कॉप बैड कॉप।
खैर, अब आप इसके बाद क्या करेंगे क्योंकि हमें इसके ब्रेक की तरफ बाद जाना है। हमने राइस बस तैयार करने हैं और उसके बाद सैम्पलिंग करेंगे। दैट्स इट। तो चलें, आप अपना काम करें, हम ज़रा ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स, आजकल साइनस के बहुत इश्यूज चल रहे हैं और आई डोंट नो आपके साथ ये हो रहा है कि नहीं, बट सुनाई भी कम देना शुरू हो गया है। अब क्या ये इसलिए क्योंकि हम गैजेट्स का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है, हियरिंग के प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं, कान में सीटियां बजनी शुरू हो जाती हैं, कभी कभी मुझे एंजाइटी होती है तो अब मेरे कान में सीटियां बजनी शुरू हो जाती है, जिसको टिनाइटिस भी कहते हैं। ये सब क्या है, ये डिस्कस करेंगे ENT स्पेशलिस्ट के साथ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटीज़। वैसे तो आप ENT कंसल्टेंट हैं, लेकिन इतने आसान अल्फाज में मुश्किल बीमारियां हमें समझा देते हैं कि हमें बड़ी खुशी होती है। प्रिंसिपल हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के। इसके साथ साथ बहुत सी मेडिकल बुक्स के ऑथर भी हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़िया राशिद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? एवन बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आज दो बातों को मैंने डिस्कस करना है, शायद वो सेपरेट हैं या कंबाइंड है, या आप ही बता सकते हैं। क्योंकि एक तो साइनस के बड़े कंप्लेंट्स और लोग कह रहे हैं मुझे साइनस है, मुझे साइनस है, मुझे साइनस है। दूसरा एक और प्रॉब्लम जो सुनने को आ रहा है वो है सुनने का प्रॉब्लम, यानी कि हियरिंग लॉस या सुनते वक्त आवाज़ें आना। करेक्ट। जिसको मतलब सीटियाँ कुछ लोगों को बज रही होती हैं, किसी को टक 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 कान में हो रही होती है। तो ये क्या है? सबसे पहले साइनस क्या चीज़ है और ये बीमारी क्या है? साइनस खुद से बीमारी नहीं है। साइनस नोज़ एक रिलेटेड चीज़ है। हमारी नोज़ के साथ आलमाइटी ने डिज़ाइनिंग यूँ की है इंसान की कि बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस हैं। जैसे हमने घर में कुछ कमरे हैं और साथ ग्रीन बेल्ट दी हुई है। अच्छा। नोज़ की साइडों पे नोज़ से 5 गुना बड़ी, आँखों के ऊपर, आँखों के नीचे, सर के हेड का 40% एरिया समझें हवादार है, खाली है, वेंटिलेटेड है। इस खाली एरिया को साइनस बोलते हैं। हवा के चैम्बर्स हैं ये। और अच्छा, तो साइनस कोई बीमारी नहीं है, जिस तरह बहुत से लोग उसको बीमारी बुलाते हैं, जैसे कहते हैं इसको ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर सबका ही है, साइनस भी सबका है। सबका है, लेकिन साइनसाइटिस एग्जैक्टली या साइनस की कोई इन्फेक्शन जो है वो उसको बीमारी की तरफ ले जाता है। एग्जैक्टली। ओके, समझ आ गया। जैसे कि टॉन्सल सबके होते हैं, टॉन्सिलाइटिस इज अ बीमारी। बिल्कुल, एलर्जी, इन्फेक्शन, नाक का बंद होना वो साइनस की तरफ ले जाता है। तो प्लीज़ व्यूअर्स ये बात कहनी छोड़ दें कि मुझे साइनस है। साइनस हम सबके पास है। बिल्कुल सही। ओके, अब इसमें क्या क्या मसाइल होते हैं? क्योंकि आजकल आपको पता है वी आर इन मिड में, लोगों के सरों में दर्द, किसी को इनवाइट करो घर पे तो मैसेज आता है तो सॉरी यार मेरे साइनसेस आर एक्टिंग अप, आई कांट कम। बंदा कहता है अन्ना की हो गया। बिल्कुल ठीक। तो ये क्या है? इट्स वेरी कॉमन इशू। इंसान ने वक्त के साथ देखें सो मैनी रेसिपीज़ हम एंजॉय करते हैं। हम रिलेटिवली इनएक्टिव नेशन हैं, एक्टिव नहीं है। लाइफ इज़ लाइक ए चीता, लाइफ इज़ लाइक माइकल जैक्सन। जो शख्स भी डेली एक्सरसाइज करता है, खाना कम खाता है, एक्सरसाइज करता है, कम से कम 1 घंटा इतनी एक्सरसाइज करें कि बॉडी ब्लश कर जाए, स्वेट कर जाए, वो एक नॉर्मल सिटीज़न है। आप देखें कि यूरोप और अमेरिका में हर बंदा मेरे और आपसे 20 साल छोटा नज़र आता है। साफ़ सुथरी हवा, एक्सरसाइज और खाने में थोड़ी सी लिमिटेशन। हमारी दुनिया में ऑयल और स्पाइस कुछ ज़्यादा खाया जाता है और बेतहाशा खाया जाता है। अब देखिए ना, हम जैसे कि लोडेड राइस बना रहे हैं, मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी कि इतना ज़्यादा खाना बन रहा है। चिकन में भी इन्होंने 2 टेबलस्पून तेल डाला है और सब्जियां डाली हैं और वो भी 2 टेबलस्पून में पकाई हैं। बिल्कुल। अब 4 टेबलस्पून में इतनी बड़ी डिश बन जाएगी चावलों की, जो मेरे ख्याल से आराम से 8 से 10 लोग खा सकते हैं। यानी कि हर बंदे ने आधा टेबलस्पून तेल का खाया। मिर्चें भी बड़ी मुनासिब इन्होंने डाली, राइस भी आ गई, सब्जियां भी आ गई, प्रोटीन भी आ गया, बैलेंस्ड मील। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हर चीज़ और तादाद भी देखनी है कितनी खा रहे हैं। अगर तो कोई एक्टिव है, सारा दिन फिजिकल काम करता है, एक्सरसाइज, सॉकर खेलता है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, आप डेली जिम जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें आप पे जायज़ हो जाती हैं। अगर मोस्टली बैठ के बातें करनी है, एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, तो खाने की मिकदार काफ़ी कम कर दें, वरना बहुत सारी बीमारियां आपका इंतज़ार कर रही हैं।
लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब, अब जिन लोगों को साइनस का प्रॉब्लम होता है, साइनसाइटिस होता है, तो वो इतनी तकलीफ में होते हैं, एक्सरसाइज तो सबसे पहले वो लोग छोड़ देते हैं क्योंकि वो कहते हैं मुझसे एक्सरसाइज होती नहीं है। ये रिलेटेड बात हो गई ना, जो इनएक्टिव होंगे साइनस इन्फेक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। जिनको एलर्जीज़ हैं ख़ासतौर पे बच्चों में, उनको साइनस इन्फेक्शन 100% होगी। इसका मतलब ये हुआ जैसे प्रेगनेंसी में मोस्ट ऑफन साइनस इन्फेक्शन हो जाती है, एलर्जीज में ऑलवेज साइनस इन्फेक्शन होती है। और साइनस में तो फिर सुनान, अच्छा उसके सिम्टम्स क्या हैं डॉक्टर साहब? सिम्टम सबसे ज़्यादा है फेशियल पेन, शक्ल में हेडेक, दर्द, नाक का बंद होना, बलगम का आना, ज़्यादा हलक में बलगम जाना, बलगम बनता ज़्यादा है निकलता कम है, बिल्कुल। दैट मेक्स लाइफ वेरी ट्रबलसम। एक बच्चा है, उसकी स्कूल में परफॉर्मेंस बहुत कम हो गई है और स्कूल में अटेंटिव नहीं रहा, सर दर्द रहती है, टीचर भी तंग है कि बच्चा अटेंटिव नहीं है। दिस इज़ ऑल प्रॉब्लम ऑफ साइनस। तो क्या साइनस में, साइनसाइटिस में बुखार भी होता है? एग्जैक्टली, एक्यूट साइनस में बुखार होगा, जब क्रॉनिसिटी में चला जाएगा ओवर स्पैन ऑफ वीक्स एंड मंथ्स तो बलगम आएगा, सर दर्द होगा, लेकिन बुखार नहीं होगा क्रॉनिक में। डॉक्टर साहब इसकी तशखीस कैसे होती है? तशखीस बहुत सिंपल है, सिंपल हिस्ट्री से, एग्जामिनेशन से 99% लोग डायग्नोज हो जाते हैं। अच्छा इसका कोई टेस्ट नहीं है? इसके टेस्ट बहुत सारे हैं, अगर चीज़ बिगड़ जाए तो फिर एक्सरे और सीटी स्कैन ज़रूर करवाया जाता है। अच्छा। ताकि उसका फैलाव, स्प्रेड कहाँ तक है। कई दफ़ा सर के मुख्तलिफ हिस्सों में साइनस इन्फेक्शन इम्पेक्ट कर जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब आप देखें ना, जैसे कि हम आपसे ही हमने ये इन्फॉर्मेशन ली कि आजकल ENT में एडवांसेस इतने हो गए हैं, AI आ गया है, या टेलीमेडिसिन आ गई है, बिल्कुल सही। ऑनलाइन भी आप बता सकते हैं। अच्छा ये इसलिए बात कर रहे हैं व्यूअर्स कि अब ऑनलाइन भी डॉक्टर्स पेशेंट्स को ले लेते हैं ताकि टाइम उनका भी सेव हो जाए और पेशेंट का भी टाइम सेव हो जाए, जो चीज़ में उनको फिज़िकली नहीं किसी चीज़ को चेक करना होता। तो जो लोग मतलब परचून की दुकान पे जाके दवाइयाँ उठा लेते हैं या फार्मेसी पे जाके अपनी मर्ज़ी से सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, इस चीज़ को हम डिस्करेज करते हैं क्योंकि व्यूअर्स डॉक्टर ही आपको बेहतर गाइड कर सकता है कि आपको कौन सी दवा लेनी है, इसलिए मुआलिज से रुजू करना बहुत ज़रूरी है। उस मामले में टेलीमेडिसिन बहुत से उन लोगों के लिए कारआमद होती है जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। फिर रोबोटिक सर्जरीज और सेप्टिक हेल्थ केयर। या अब देखें, ये बहुत खूबसूरत आपने टॉपिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब इसको हम टेलीमेडिसिन से रिलेट करते हैं ना, ग्लोबल विलेज बनने से आप दुनिया के हर डॉक्टर से रीच कर सकते हैं, उसके सिस्टम से बेस्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। बैठे आप पाकिस्तान में हैं, अमेरिका के किसी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर से, उस यूनिवर्सिटी से, यूपेन से, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से कांटेक्ट करके अपने मर्ज़ के बारे में, मोस्ट अपडेटेड ट्रीटमेंट के बारे में वेरीफाई कर सकते हैं, काउंटर चेक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक ज़माना होता था कि अगर कहीं बाहर डॉक्टर से रब्ता हो भी गया, फ़ोनों पे बात, फेडेक्स करनी पड़ती थी, चीज़ें उनके पास पहुंचती थी, फिर वो चेक करते थे, फिर वो आपको बताते थे। अब तो दुनिया ही बदल गई है, आप अपने फ़ोन के थ्रू ही चीज़ें स्कैन करके सारी चीज़ें उनको आगे भेज दें। तशखीस यहाँ पे आपने अपनी सारे टेस्ट कराए, वहाँ पे डॉक्टर ने आपसे सिर्फ फ़ीस ली आपकी कंसल्टेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस वक्त एसेप्टिक जो हैं हॉस्पिटल में जितना एडमिशन कम होगा उतनी इन्फेक्शन कम होगी। कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं छोटी सी बीमारी के लिए, टॉन्सल के लिए, गले के लिए, अपेंडिक्स के लिए, सिजेरियन के लिए, जिनको ओवरनाइट से पहले घर आ जाना चाहिए। ये पूरी दुनिया में हो चुका है। माई ओन किड नाउ इन कैनेडियन हॉस्पिटल, वहाँ पे माइकल हॉस्पिटल है, सेंट जोसेफ है, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू रोबोट मेडिसिन देते हैं ताकि ह्यूमन कांटेक्ट कम हो। ह्यूमन जब ज़्यादा होते हैं तो डॉक्टर नर्सेज का ज़्यादा कांटेक्ट से 1-to-1 इन्फेक्शन भी स्प्रेड होती है। और डॉक्टर साहब अब तो एंडोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक असिस्टेड मेडिकल प्रोसीजर्स जो आपने हमें गाइड किया कि अब जैसे अगर साइनस की तशखीस करनी भी है तो वो पहले लोगों को ये डर लगता था ना किसी भी चीज़ की तशखीस पे कि ऑपरेशन होगा चेक करने के लिए। बिल्कुल। वो ज़माना व्यूअर्स चला गया। इतनी सी की होल या माइक्रोस्कोपिक सर्जरी या मुंह के थ्रू या नाक के थ्रू या किसी और आपके ऑरिफिस के थ्रू जो है चीज़ अंदर डाल के चेक करके आपको पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। इस जुगन अब ये रूटीन बन चुकी है कि पेशेंट आता है, छोटा न्यूबॉर्न बेबी हो, बड़ा एडल्ट हो, उसी वक्त उसके कान का पर्दा, नोज़, साइनस 100 टाइम बड़ा टीवी पे नज़र आ रहा होता है। पेशेंट सीइंग इज़ बिलीविंग, हर चीज़ इतने मैग्नीफाइड क्लैरिटी के साथ
टीवी पे, मॉनिटर पे पेरेंट्स का अटेंडेंट कितना पढ़ा लिखा भी है, एग्जैक्टली अपडेटेड तस्वीर डिज़ीज़ की सामने होती है, और ये आज से चंद साल पहले मुमकिन नहीं था। सो द पॉइंट इज़ व्यूअर्स, अब जब इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, बनता नहीं है कि हम अपने प्रॉपर चेकअप्स ना कराएं और Exactly. तशखीस ना करें। मैं उस दिन पढ़ रही थी डॉक्टर साहब कि एक खातून जिसका 3 साल से कैंसर नहीं डायग्नोज हो रहा था, AI के थ्रू उसका कैंसर डायग्नोज हुआ और फिर उसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई, और वो 3 साल इसलिए डिले पे गई क्योंकि उसकी प्रॉपर तशखीस हो नहीं पा रही थी, वो जा नहीं पा रही थी। इन 3 years लेटर इट वॉज डायग्नोज्ड एंड थ्रू AI। और देखें कि ये ब्यूटी है, लाइफ प्रीशियस है। अर्ली डायग्नोसिस 100% ट्रीटमेंट की तरफ ले जाता है। मोस्ट ऑफ द कैंसर्स आर 100% ट्रीटेबल इफ़ डायग्नोज्ड वेरी अर्ली। अच्छा, अब डॉक्टर साहब वापस आ जाते हैं टूवर्ड साइनस, क्योंकि मैंने साइनस वाली बात पे सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ, क्या साइनस का जिन लोगों को इशू है उसका कोई इलाज है, और ये क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है? पहले होता था कि कोई 100 लोगों में से कोई एक बंदा को साइनसाइटिस का प्रॉब्लम होता था, अब हर दूसरे बंदे को है, और एक ही घर में 4-4 लोग जो हैं सफ़र कर रहे होते हैं। मैंने तो ये देखा कि पूरा पूरा घर स्ट्रगल कर रहा है। बिल्कुल। इसी तरह से गॉल ब्लैडर का पहले सुनने को ही नहीं मिलता था, कोई किसी बंदे का गॉल ब्लैडर, अब हर दूसरे बंदे का जिस तरह अपेंडिक्स निकल रहा है उस तरह गॉल ब्लैडर निकल रहा है। इसमें दोनों चीज़ें हैं। अवेयरनेस से डायग्नोसिस बड़ी है और इनएक्टिविटी से बीमारियां बड़ी हैं। और स्मॉग भी तो देखे ना, बिल्कुल, आलूदगी भी तो देखे। स्मॉग, हम एक मोस्ट पोल्यूटेड पार्ट में रह रहे हैं। शहरों में रहना, इसके लिए पे करना पड़ता है, यू हैव टू पे द प्राइस। सो जब भी घर पहुँचें, जो आपने ये बात बिल्कुल सही की कि अर्ली डायग्नोज करवाएं, ये चीज़ डायग्नोजेबल है। इलाज क्या है डॉक्टर साहब? इलाज बहुत सिंपल है। इनिशियल जब शुरू ही हो, सर दर्द हो, बुखार हो, डॉक्टर को दिखाएं। फ्यू डेज़ की ट्रीटमेंट से साइनस 100% ट्रीटेबल है। अगर कुछ देर ज़्यादा रहेगा, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, इनएक्टिविटी, अगर ये चीज़ें होंगी तो ये क्रॉनिक हो जाएगा। क्रॉनिक मीन ओवर ए स्पैन ऑफ मंथ्स एंड मंथ्स, ईयर्स एंड ईयर्स। और डॉक्टर साहब, अब जैसे मैं एक एंटी एलर्जी टाइप दवाई पिछले 2.5 साल से ले रही हूँ, मजाल है कि ज़िंदगी आसान हुई हो। जिस दिन छोड़ती हूँ तीसरे दिन फिर हाल ख़राब हो जाता है। उसका हल एक ही है कि हम अपनी रिक्रिएशन और हॉबी ढूंढें और एक्सरसाइज को प्रमोट करें। देखा गया कि जो भी शख्स ओवरवर्कड है, एंजाइटी में है, उसके ओवरवर्क तो हूँ और नींद मेरी नहीं पूरी उसके होती। कार्टिसोल लेवल, स्टीरॉयड लेवल बॉडी में बढ़ जाता है ये और आपने उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ख़राब होती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि डॉक्टर साहब मैं खुद यहाँ पे बैठ के सबको कहती हूँ 8 से 8 घंटे नींद पूरी करें, 6 से 8 घंटे मिनिमम, खाना अच्छा खाएं। अब खाना और एक्सरसाइज तो है मेरी लाइफ में, लेकिन नींद नहीं पूरी होती क्योंकि मसरूफियत। अब जैसे अभी किचन में शेफ तैयबा से बात करी थी कि कह रही थी कि जुगन बड़े अच्छे से मैनेज करती हो चीज़ें, वो भी बड़ा अच्छा मैनेज करती हैं, लेकिन हम दोनों बहनों का एक इशू है, हमारी नींद नहीं पूरी होती। क्योंकि अगर सोएंगे तो बच्चों की कोई चीज़ रह जाएगी, बच्चों की चीज़ रह जाती है तो उनका स्कूल में इशू बढ़ जाता है। वैसे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, वरना कोई काम की चीज़ रह जाती है। तो हमारी तो ज़िंदगी ही एक रैट रेस है डॉक्टर साहब। ये एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट आपने कि सबसे खाना थोड़ा सा बैलेंस्ड हो और एक्सरसाइज ज़रूर हो, लेकिन स्लीप वाले पार्ट पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अपना फ़ोन, अपनी हर चीज़, टाइम अर्ली टू बेड इज़ द बेस्ट आंसर। जैसे कि एक दफ़ा आपने डॉक्टर, जिस समय मैं पता नहीं किससे बात करी थी, तो मुझे कहा कि जुगन हम जैसे अपने फ़ोन की बैटरी को चार्ज नहीं करते, और मना किया जाता है कि जब फ़ोन की बैटरी को चार्ज करें तो उस वक्त फनकारियाँ ना करें, फ़ोन पर रख दें। जब आप फ़ोन की बैटरी को चार्ज करने के लिए लगाते हैं तो वो पूरा फ़ोन रिचार्ज हो जाता है और फिर वो ऑप्टिमल काम करता है। उसी तरह अगर आप सोएंगे तो आप रिचार्ज होएंगे, आपका जिस्म ठीक होगा, आपके मसाइल ठीक होंगे। अगर नींद नहीं पूरी करेंगे तो जब रिकवरी नहीं होएगी तो डैमेज बढ़ता ही चला जाएगा। यहाँ ब्रेक की तरफ जाएंगे। मैंने अब सुनने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करनी है। एक तो साइनस से रिलेटेड भी आवाज़ नहीं आती, टक टक कान में होनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग होते हैं जो जहाज़ पे टेक ऑफ और लैंड करते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है। वो साइनस से और ईयर से रिलेटेड है। अच्छा, और तीसरा एक जो एलिमेंट व्यूअर्स मैंने देखा है कि बिल्कुल नॉर्मल, अब ये मैं उन लोगों की नहीं बात करी व्यूअर्स जिनको शुरू से सुनने का प्रॉब्लम है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जैसे बच्चों में एकदम से बहरापन होना शुरू हो जाता है, एडल्ट्स में होना। ये क्यों होता है ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद ज़िया हमारे साथ हैं, ENT कंसल्टेंट, प्रिंसिपल हैं अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के।
हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, वन ऑफ आवर फेवरेट पीपल टू चैट विद एंड ऑफ कोर्स पब्लिश्ड ऑथर ऑफ मेनी मेडिकल बुक्स। डॉक्टर साहब, अभी हमने कुछ टेक्नोलॉजी की भी बात की, डिफरेंट चीज़ों पे बात की, लेकिन सुनने का बहुत प्रॉब्लम हो गया है। जैसे कि मेरे हस्बैंड को कुछ साल पहले कानों में इन्फेक्शन हुई, हमें तो खैर पता है क्यों, क्योंकि आप जैसे एक हमारे बड़े प्यारे भाई हैं ENT एक्सपर्ट, उनके पास उनको भेज रहा तो पता चला कि कान में इन्फेक्शन थी और वो पता नहीं कितने हफ्तों से चलती आ रही थी। उस इन्फेक्शन की वजह से लेफ़्ट वाले कान में अब उनको शायद 70% नहीं सुनाई देता, यानी कि 30% उनकी हेयरिंग रह गई है, और उस कान में फिर सीटियाँ भी बजती हैं, टेनाइटस उसको शायद कहते हैं। तो मैं बड़ी हैरान हुई। यूजुअली तो हम यही सोचते थे कि सुनने का प्रॉब्लम आपको पैदाइश में ही होता है, पहले ये एक बिलीफ था, लेकिन आपको बेरेपन का इशू अनलेस के कोई चोट लगे या कुछ हो, किसी भी चीज़ से हो सकता है। तो बेरेपन का इशू क्यों हो रहा है? बच्चों को सुनाई कम दे रहा है, बड़ों के का इवेंचुअली हियरिंग ऑल टुगेदर चली जाती है। ये नई चीज़ है या ये हमेशा से थी? कानों का फंक्शन जो है वो 3 मेन काम है। कॉस्मेटिक्स, इंसानी फेस आलमाइटी का मास्टरपीस है, बेहतरीन तख्लीक इंसान है। ये हीयरिंग के लिए भी है और बैलेंस के लिए भी। 80% जितने भी चक्कर आते हैं, इम्बैलेंस होता है, वो कानों से होता है। और कान जब भी हीयरिंग कम होगी, टिनाइटस, एबनॉर्मल आवाज़ें आएंगी, और ये क्वाइटनेस में, साइलेंस में इतनी ट्रबलसम हो जाएंगी कि नींद आनी मुश्किल हो जाएगी, और कुछ लोग तो इवन सुसाइड का सोचते हैं। इसलिए इट्स अ वेरी सीरियस इशू। हीयरिंग बहुत कॉमन मसला है, पूरी दुनिया का ग्लोबल मसला है। हर 5 में से 1 बंदे की कुछ समात कम है। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल पूछूं कि जैसे अभी अब ब्रेक के बाद हम आज बात करेंगे मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन की। बिल्कुल ठीक। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनको बहुत गुस्सा चढ़ता है तो उनके कान में, जैसे मुझे ये मेरे एक दोस्त ने वर्ड यूज़ किया था कि मेरे कान में शां शां हो रही है। बिल्कुल ठीक। ये क्यों होता है? ये एक आम सा मसला है और बहुत कॉमन है। शां शां, रिंगिंग, हिसिंग साउंड, मशीनरी, मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती हैं। ब्लड प्रेशर हो फिर भी होगा, नींद कम हो फिर भी होगा, स्मात कम होगी फिर भी होगा। इसलिए जितनी आप टी, कॉफ़ी, स्पाइस कम लेंगे, नींद ज़्यादा रखेंगे, ये टिनाइटस, ये साउंड्स नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इंसानी लाइफ को जितना हम ओवर यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं, तो नर्व्स कुछ स्पार्कल करती है। भाई गाड़ी का इंजन बहुत ज़्यादा यूज़ करो, उसको ब्रेक ना दो तो वो बेचारा उड़ जाता है, तो ये तो हमारा जिस्म है। और डॉक्टर साहब हम भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये एक ही जिस्म दिया सारी ज़िंदगी के लिए। गाड़ी चेंज कर लो, आप लाइफ पार्टनर चेंज कर लेते हो, जिस्म नहीं आप चेंज कर सकते। हाँ, थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग करके आप एस्थेटिक्स चेंज कर सकते हो, लेकिन यही बॉडी है जिसमें अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। जिसकी आज अच्छी है ना, प्रेजेंट अच्छा है, उसका फ्यूचर 100% अच्छा होगा। इसका मतलब कि आज ही आदत डालें एक्सरसाइज की, आज ही लंबी तान के सोएं, आज ही अपनी लाइफ से टी, कॉफ़ी, स्पाइस, ओवर एक्सर्शन को कम करें। और मैं एक ही का, मुझे बार बार देख रहे हैं, मैं जब घूंट ले रही हूँ, बड़ी बुरी बात है भैया, बहन को ऑन है टॉर्चर करें। अच्छा नहीं, नहीं। बट आपको पता है कि ये मेरा एक मग होता है, और आपको पता है कि ये एक ही टाइम में पीती हूँ और आधा भी नहीं मुकम्मल होता मेरा। आप 10 दफ़ा पिएं, लेकिन दूध पत्ती पिएं। देखो That's very good. भी दूध पत्ती है। बट बात ये पंजाबी खातून को आप कह रहे दूध पत्ती पियो से पहनते दूध पत्ती। बट बात ये कि मैं डाल लेती हूँ मग में, वो पूरे प्रोग्राम में चलती रहती है, और ये मैं शाम को टी नहीं लेती। और आपने ही एक दफ़ा मुझे बड़े साल पहले कहा था, जब मेरा वेट का इशू हुआ था, तो आपने कहा कि बहन चाय एक कंप्लीट मील होती है जब हम उसके अंदर इतनी चीज़ें डाल लेते हैं, एक टाइम पी लो। मैंने लिटरली अपनी शाम की चाय कम की डॉक्टर साहब, मेरे 6-7 पाउंड तो उसी से कम हो गए। मिस जुगन, आप स्किम्ड मिल्क, काउ मिल्क 10 दफ़ा पिएं, आधा कप पिएं। ये जो बहुत सारा हल जो है ना, स्मोक, डस्ट, पोल्यूशन, आप पानी पीते रहें, वार्म चीज़ें लेते रहें, दूध लेते रहें, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने सुना है कि दूध से भी कानों की और बलगम का इशू होता है, क्या ये सच? ये गलत है। गलत है ये 100% गलत है। बच्चों का गला खराब होता है, हम तो दूध रोक देते हैं। ये जितनी भी चीज़ें अच्छी हैं ना, ये मिथ्स बनी हैं। किसने बनाई वो तो मरखब गया, लेकिन इस टोटली गलत है। राइस से, केले से, दूध से जरासीम का कोई तल्लक नहीं है।
लें। उसके बाद सोने से पहले कोई चीज़ वार्म लेके सोएं, ठीक है। कोई चीज़ वार्म या हॉट। अच्छा, अब कमिंग बैक टू हियरिंग, दैट्स राइट। वो क्या चीज़ें हैं जो हमारे कान को डैमेज करती हैं? या कुछ चीज़ें हम ऐसी करते भी तो है ना डॉक्टर साहब, जिनसे खुद ही हम अपने आप को नुकसान स्मार्ट में कमी की सबसे कॉमन वजह है कि प्लीज़ कान साफ ना करें। है। कान की सफाई ऑलमाइटी ने ऑटोमेटेड की है। सिर्फ नहाने के बाद टॉवल से जितनी सफाई होती है, टॉवल एक साइड पे रख के थोड़ा सा तीले हिलाएं। तूले मत डाला Exactly. करें। लोग पेन लेके कान में घुमा रहे होते हैं। हम जी जब अकेले होते हैं, व्हेन यू ऑल अलोन, तो हमारा हाथ हर उस जगह जाता है एंटी सोशल। कान में, नाक में प्लीज़ किसी चीज़ से टच ना करें, पानी से साफ़ करें। और जब भी घर पहुँचें, लाहौर में हैं, मुल्तान में हैं, किसी बड़े शहर में, कराची, क्वेटा वगैरह, सबसे पहला काम घर जाके वज़ू करें या नहा लें, ताकि सारे दिन के जरासीम एक दफ़ा फ्लश आउट कर दें। लेकिन प्लीज़ कान की सफाई ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, कान में अगर पानी चला जाए, जी, बड़ी दफ़ा कान में पानी चला जाता है तो लोग चीज़ें अंदर डाल रहे होते हैं, उसका क्या हल है? कान में पानी जब भी आप बाथ लेंगे, स्विमिंग करेंगे, कोई भी वज़ू करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स जा सकते हैं। स्पेशली वो लोग जिनके कानों में बाल ज़्यादा हैं, जेंट्स के ख़ास तौर पे ये मसला है। प्लीज़ उसको कुछ ना करें, टॉवल से साफ़ कर लें। फिर भी फील है तो हेयर ड्रायर से 1 या 2 फुट दूर रख के, पास नहीं, दूर रख के हेयर ड्रायर से करें। अंदर कॉटन बड का इस्तेमाल कम से कम करें या ना करें। साइंस ओनली बिलीव्स इन ऑलिव ऑयल कि अगर इरिटेशन है, ड्राई स्किन है, तो मिस जुगन उनके लिए अलाउड है कि फोर्टनाइटली 3 कतरे, सिर्फ ओनली 3 ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल कॉटन बड पे लगा के कान के बाहर के हिस्से में उसको ऑयली कर लें। बिल्कुल फोर्टनाइटली, हर 15 दिन बाद। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल है कि कहते हैं कि कानों में जो हम टूटियां डालते हैं या लाउड म्यूजिक, क्या इससे भी कानों को फ़र्क पड़ता है? बच्चे तो मानते नहीं हैं, वो कहते हैं कि जी हम, जैसे आजकल आपको पता है कानों में वो लिटरली आप अंदर डाल देते हैं और आप वॉल्यूम फुल पे भी उसको कर सकते हैं और आपको अपना क्या, अपने इर्द गिर्द का भी कोई एहसास नहीं रहता। काफ़ी सालों से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल मार्च में इस चीज़ पे एक डे मनाती है और बार बार रिपीट करती है कि ये गैजेट्स, टैबलेट्स, स्पेशली स्मार्टफोन्स कान की हीयरिंग को कम करते हैं, कान की स्मार्ट को डैमेज करते हैं, टिनाइटिस का, एबनॉर्मल साउंड का बायस बन सकते हैं। इसलिए प्लीज़ स्मार्टफोन बच्चों को, टैबलेट, स्क्रीन टाइम फिक्स कर दें। थोड़ा टाइम बार बार तो देना। उनको हेडफोन्स की प्लीज़ आदत मत डालें। माँ बाप अपने आप को सेव करने के लिए ना, कि हम डिस्टर्ब ना हो, हम अपनी फनकारियाँ करते रहें। आप लोग जब अपने बच्चों को एयरपॉड्स और हेडफोन्स और या जो भी कानों में आप डाल के सुनने की आदत डालते, एक तो उनको आदत, दूसरी बात बच्चों को तो अच्छा लगता है कि लाउड चीज़ हो, तो एक लिमिट होता है जिससे ऊपर जब आप जाते हैं तो आपका बहुत बुरी तरह से आपकी हियरिंग मुतासिर हो सकती है, राइट? जब भी 80 डेसिबल 90 डेसिबल क्रॉस करेगी, जो लोग कंसर्ट्स ज़्यादा सुनते हैं, हाई टोन सुनते हैं, वक्त से बहुत पहले उनके हाई फ्रीक्वेंसी लॉस हो जाते हैं, जिसे एक्यूस्टिक ट्रामा भी कहते हैं। इसलिए ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पेरेंट्स को ये भी पता होना चाहिए कि बच्चे क्या सुन रहे हैं और ख़ास तौर पे बहुत हाई टोन पे, बहुत हाई नोट पे, हाई इंटेंसिटी लाउड चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। एंड अगर आप हमें कोई एडवाइस दे कानों के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो आपने नहाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे आपने ये कहा बिल्कुल ठीक। कानों की केयर कैसे की जाए? 2-3 बेसिक चीज़ें हैं समात को प्रोटेक्ट करने की। जैसे हमने पहले बेसिक चीज़ें कही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को डॉक्टर जब कहते हैं वैक्सीन लगवाएं, तो प्लीज़ वैक्सीन्स इन्फेक्शन से बचाते हैं। ब्रेस्ट फीड को जितना ज़्यादा मदर केयर में प्रमोट किया जाए उतना ही बेहतर है। फीडर जितना अवॉइड किया जाए उतना ही बेहतर है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर फैमिली में 2-3 लोगों की स्मात कम है अर्ली एज में, तो प्लीज़ कज़न मैरिजेस को अवॉइड किया जाए। अच्छा, यानी कि अगर लड़के की साइड पे भी सुनने का प्रॉब्लम है, लड़की की साइड पे भी सुनने का प्रॉब्लम है, और मतलब एक ही फैमिली है, तो आप ये कह रहे हैं कि
बच्चे की हियरिंग प्रॉब्लम होने में चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसी के साथ के फर्स्ट ट्राइमेस्टर और ज़रूरी नहीं है कि माँ और बाप को हेयरिंग का प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर उनकी फैमिली में है एग्जैक्टली और दोनों तरफ से है, और Yes. यूजुअली कजन मैरिज में यही तो होता है डॉक्टर साहब कि थैलेसीमिया माइनर बिल्कुल के सही। दो लोग शादी कर लेते हैं, बच्चा थैलेसीमिया मेजर निकल आता है। कॉन्सेंग्यूनिटी कज़न मैरिजेस बार बार हमारी दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है, जिसमें डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ख़ास तौर पे हियरिंग लॉस और विजन के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर आप उसको अनडू नहीं कर सकते, बिल्कुल। फिर वो पेरेंट्स के लिए एक अज़ाब अजीम बन जाता है। तो उसको के लिए तो ज़ाहिर है पेरेंट्स ने तो अपनी खुशी के लिए इवेंट कर दिया है, लेकिन बाद में इस चीज़ को, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 8 से 9 हफ्ते जो हैं उसमें 10 माह से पहले बेबी की फॉर्मेशन ऑलमोस्ट आई, कलर, नोज़, हर चीज़ बन चुका होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गलती से भी एंटीबायोटिक नहीं होनी चाहिए, इन्फेक्शन कम से कम होनी चाहिए। मेरी तो एक दोस्त ने प्रेगनेंसी में उसको एवं उसकी किसी खाला फूफो ने कह दिया कि बेटा तुम्हें तो गले की ये तो बिगड़ जाएगी, तुम एंटीबायोटिक ले लो। उसने 2 दिन एंटीबायोटिक लिए, तीसरे दिन उसकी मिसकैरेज हो गई। एग्जैक्टली कुछ भी मसला है। अभी 8 वीक्स की उस बेचारी की प्रेगनेंसी थी, डॉक्टर पे गए तो डॉक्टर ने कहा ये तुम्हें किसने कहा है लेने की, तुमने क्यों लिया। अच्छा, एक तो गलत सबसे बड़ी प्रॉब्लम डॉक्टर साहब ये है, कभी भी कोई डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी में नहीं देगा एंटीबायोटिक। हम डॉक्टर पे तो जाते नहीं है। एग्जैक्टली हम परचून की दुकान पे अगर फार्मेसी बनी हुई है या फार्मासिस्ट के पास भी अगर आप जाएं तो एक्चुअली तो वो आपको दवाई नहीं प्रिस्क्राइब कर सकता। वो हमारी दुनिया में मेडिकल स्टोर पे फ्री दवाई मिल रही है। उससे ज़्यादा हमारी ट्रबल सम इशू ये है कि पाकिस्तान में जो भी बच्चा पैदा होता है ना, वो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है। और बड़ी उम्र में तो आपने ये देखा, ये सेल्फ मेडिकेशन, फ्रेंड से सुन के मेडिसिन कि मेरी फ्रेंड ने खाया था। एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी में जहाँ शक भी है, न्यूली मैरिड कपल है, पहले फ्यू मंथ्स में तो बिल्कुल अद्वियात ना लें। बहुत ज़रूरी है तो अपनी गायनी से, अपने ENT के डॉक्टर को दिखा के, देन एंड देन ओनली इन फ्यू सिचुएशन मेडिसिन कैन बी टेकन। अब डॉक्टर साहब यहाँ पे गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए साइनस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गाइडेंस दे सकते हैं कि अगर आपको साइनस का इशू है तो अपने आप को इंसान रिलीफ कैसे दे सकता है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अलावा? डॉक्टर तो देता ही है आपको दवाई वगैरह, लेकिन कभी कभी सीज़न ऐसा होता है या ज़्यादा बिगड़ जाता है, तो घर पे क्या चीज़ें कर सकते हैं साइनस से रिलीफ के लिए? 2-3 बेसिक चीज़ें जो हम कर सकते हैं। जब भी एक्यूट इन्फेक्शन हो, आपको फ्लू जैसी सिम्टम शुरू हुई हैं, नोज़ बंद है, फीवर है, हेडेक है, चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, तो प्लीज़ रेस्ट ज़रूर करें। एक आधा दिन रेस्ट करें। वो ना एक साहब छींके मार रहे हैं, ऑफिस आएंगे, बहुत सारे लोगों को स्प्रेड करेंगे। बच्चे को इन्फेक्शन है, स्कूल भेजेंगे, उसके साथ 10 और बच्चे बैठे हैं, उनको स्प्रेड होगा। रेस्ट। नंबर 2, स्टीम, भाप ज़रूर लें। बेस्ट स्टीम हमेशा, जो स्टीमर है वो बेस्ट है। अगर जिम जाते हैं वहाँ से ले लें, लेकिन उससे भी अच्छी नेबुलाइज़र के साथ सिंपल पानी डालें, 3 दफ़ा स्टीम ले लें, ज़्यादा पानी की। एग्जैक्टली नोज़ को पानी से ज़्यादा फ्लश करें। 10 टाइम 20 टाइम्स वार्म ड्रिंक्स लें। जो भी चीज़, हर बंदे का टेस्ट फ्लेवर अल्लाह ने अलहदा बनाया है। जैसे हमारा फेस डिफरेंट है, टेस्ट डिफरेंट है, तो आप अपने टेस्ट की कोई वार्म चीज़, हाई न्यूट्रिएंट, दूध है, अंडा है, सूप है, ऐसी चीज़ें सरप्लस लें उन दिनों में। बिल्कुल। चिल्ड चीज़ें, आइसी चीज़ें, ज़्यादा सावर, ज़्यादा स्पाइसी, हैवी लोरी खाने, देयर इज़ नो नीड। जो सबसे ज़रूरी है कि नोज़ बंद ना होने दें। नोज़ थोड़ा सा भी बंद है तो नॉर्मल पानी, साल्टिश वाटर लेके, बेबी के लिए साल्टिश ड्रॉप्स आते हैं, उससे फ्लश कर दें। नोज़ 5 मिनट के लिए भी बंद नहीं होना चाहिए। और उसके नोज़ शुड बी ओपन लाइक ए मोटरवे। नोज़ ओपन है तो आपको साइनस इन्फेक्शन नहीं होगा, चेस्ट इन्फेक्शन नहीं होगा। सो डॉक्टर साहब बेसिकली अल्टीमेटली तो देखें घर पे आप एहतियात कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छे मुस्तनद डॉक्टर से व्यूअर्स रुजू करेंगे, जो हम हमेशा कहते हैं, ये कॉन्वर्सेशंस हम करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इसलिए नहीं कि आप खुद जाके फिर फार्मेसी में फनकारियाँ करें और कहें ओ मुझे ये सब कुछ महसूस होता है, मुझे साइनसाइटिस होगा, पता चले आपको ब्रोंकाइटिस है, क्या पता।
सो डॉक्टर से रुजू करें, जो डॉक्टर इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको फॉलो करें और उनसे पूछ लें कि जी आप घर पे क्या कर सकते हैं अगर मामला बिगड़ जाए। खुद जाके जब हम खुद नीम हकीम बनते हैं तो व्यूअर्स फिर मसले बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू। सो व्यूअर्स हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले किचन में तो सब कुछ तैयार है, तो आइए किचन में नज़र डालते हैं क्योंकि शेफ़ तैयब अल्ताफ़ ने लोडेड राइस जी बिल्कुल तैयार कर दिया। जी, लोडेड राइस तैयार हैं। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, जुगन आप ही देख रहे हैं कि क्वांटिटी कितनी है माशाल्लाह, और इसके अलावा अभी हमारे पास राइस बचे हुए हैं, मतलब इसके अलावा भी हमारे पास पोर्शन जो है वो बचा हुआ है। और राइस, और जिस तरह मैंने आपको चिकन का बताया था कि आप उसका फ्लेवर जो है वो चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वही चीज़ ना व्यूअर्स के, अब यही डिश अगर आप किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं तो वो एक बंदे के खाना आना था, मैक्सिमम 2 लोगों का। उतने में ही आप घर में साफ़ सुथरे अंदाज में सब्जियां साफ़ सुथरी फ्रेश, क्योंकि अक्सर रेस्टोरेंट्स में जो मतलब कुछ रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छे भी होते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो भूसी हुई गली हुई चीज़ें डाल दी, मुकाने वाला काम किया, जाने सेहत का नहीं ख्याल रखा। सो एक बहुत बड़ी चीज़ है, डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि अच्छा खाना है, अच्छी खुराक लेनी है। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक सर्टन किस्म की चीज़ें खाएं, साफ़ सुथरी चीज़ें भी खानी है आपने ताकि बीमारियाँ कम फैलें। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन पे बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हंसते हुए आपको वेलकम बैक किया, लेकिन हंसने वाली बात नहीं हम करने वाले। हम आज बात करेंगे मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि, एंड बाय द वे दिस इज, आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ फनी वे, बट जैसे कि हम बात करते हैं कि इट चुको तो फलां चीज़ मिलती है, तो इट चुको तो कोई ना कोई मेंटल हेल्थ का इशू आता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ एकदम से लोगों ने इन्वेंट करने शुरू कर दिए। मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हमेशा से थे, अब लोगों ने सिर्फ उनको नाम देना शुरू कर दिया। लेकिन बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, हर कैटेगरी जब सफ़र कर रही है किसी ना किसी मेंटल हेल्थ के इशू से, तो उस पर फिर बात करना और उसके मुस्तनद हल ढूंढना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली फार्मेसी जाके कहना मुझे घबराहट हो रही है, मुझे दवाई दे दें, किसी ने आपको ऐसी दवाई दे दी जो एक्चुअली साइकाइट्रिस्ट को प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, ये गलत चीज़ है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। सबसे पहले चीज़ को डिफ़ाइन करें, किसी मुस्तनिद माहिर नफ्सियात से रुजू करें, वो आपको गाइड करेंगे क्या करना है। उसके बाद फिर अगर उनको महसूस होगा, अगर साइकोलॉजिस्ट को महसूस होगा कि आपको दवाई की ज़रूरत है, वो आपको साइकाइट्रिस्ट के पास रेकमेंड करेगा, जो एक प्रॉपर तरीका होता है। सो एंड ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स एज वेल, नफ्सियात, क्योंकि पढ़ा भी मैंने नफ्सियात था। सो हमारे साथ हैं आपके, मेरे, हम सब के फेवरेट, कभी कभी तो मुझे लगता है कि कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट से ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर हैं, डॉक्टर अहमद बिलाल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड टू सी यू अगेन। लाइकवाइज। देन वी हैव मारिया अश्ताक, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको हमने बच्चों की जिम्मेदारी दे दी है, ठीक हो गया? जी ठीक है। और फिर हमारे साथ है इकरा जावेद। हमने कहा क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाती हैं तो ज़रा बड़ों की तरफ हम इनका रुझान रखेंगे। तो इकरा जावेद एजुकेशनिस्ट भी हैं और मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं। क्या हाल है आपके इकरा? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। मोस्ट वेलकम। डॉक्टर साहब, नॉट दैट उम्र में आप हमारे सीनियर हैं, बट टेक्निकली काम में सीनियर है। आपसे बात शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि मूड स्विंग्स, आजकल जिस माँ या बाप से बात करो तो कहो कि बच्चे कैसे ठीक हैं, वो मूड स्विंग नहीं ख़त्म हो रहे उनके। मूड स्विंग्स एक्चुअली हैं क्या? अच्छा सवाल है। मूड स्विंग्स क्या होते हैं? सिंपली से स्विंग होता है, कभी एक तरफ एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, खुशी बहुत ज़्यादा होती है, कभी एक तरफ डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, उदासी बहुत ज़्यादा होती है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा होती है। बीच में एक जो दरमियानी जगह होती है उसका फुकदान होता है, या तो बच्चा या बड़ा भी ज़्यादातर एक तरफ होता है या ज़्यादातर दूसरी तरफ होता है। अब ये बात ऐसी है कि बच्चों में थोड़ा बहुत मूड स्विंग्स नेचुरल हैं, क्योंकि जिस तरह जज्बात हैं उनको सीखना पड़ता है, इस तरह गुस्सा काबू करना सीखना पड़ता है। कुछ लोग ज़रा नेचुरली अच्छे होते हैं, कुछ ज़रा इतने नहीं है नेचुरली अच्छे होते, सीखना पड़ता है। मूड्स का भी ऐसा है, जज्बात हैं, कभी जज्बात ऊपर जा सकते हैं, कभी जज्बात नीचे आ सकते हैं। बस में एक बात बहुत मज़े की ये है कि वालिदैन का इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे आपने बच्चों की बात की, तो बच्चे जो हैं अगर घर में या जनरली बड़े भी अगर ऐसा माहौल देख के बड़े होते हैं जिसमें सुकून होता है तो हैजानी कैफियत कम होती है। अब देखें ना, लोग अक्सर कहते हैं उसका बच्चा बड़ा साबिर है, माँ प्यो को भी तो देखो ना। अच्छा, उसके भी 2 रीज़न्स होते हैं डॉक, आप भी जानते हैं।
एक अगर घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े एग्रेशन हो तो बच्चा नेचुरली चुप और धीमा हो जाता है, या अगर बहुत ज़्यादा सुकून हो, ऐसा है, दोनों एक्सट्रीम्स में। बिल्कुल ऐसा है। जिस बच्चे की जिद हर बात पे मानी जाएगी, उसके मूड स्विंग्स भी होंगे और वो जान के उसको मैनिपुलेट करेगा सिचुएशन। बच्चे सीखते हैं ये बात। जी मैडम, आपकी तरफ आते हैं मारिया जी। अच्छा जी, इस तरह से है जैसे अगर मैं बच्चों की आपके सामने जो है बात रखूं, हमें बच्चे ओबियसली एक्सप्रेस तो नहीं करते, हमें उनके टेंट्रम और उनके इमोशन से ही हमें पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर क्या चीज़ चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं बताऊं कि 7 इयर्स ओल्ड अगर या 6 इयर्स ओल्ड जो स्कूल गोइंग बच्चा है, और हम लोग अगर ऑब्ज़र्व करते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल से आता है, आके ख़ामोश रहता है, ये एक जगह पे जो है बैठ जाता है, या डाइनिंग टेबल पे प्रॉपर्ली हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा होता, घर आते ही बेडरूम में जाके दरवाजा बंद कर दिया, बिस्तरे के नीचे जाके छुप गया। एग्जैक्टली। अब जब हम उनसे कुछ पूछें तो कहते हैं कुछ नहीं, और ऐसे हमारे साथ प्रिटेंड करता है जैसे पता नहीं हम उसके जो है ना पेरेंट्स नहीं हैं, हम लोग जो हैं उनके एनिमीज़ हैं। अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि जो उसका कंफर्ट जोन जो हम लोग उसको स्कूल में या उसके जो पीआर ग्रुप जो है उसको जब कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा होता, वो कंफर्ट जोन उसकी सोसाइटी से नहीं मिल रहा होता ना, जब सोशल कंपैरिजन्स आ रहे होते हैं, उस वजह से सम टाइम बच्चे जो है इतना ज़्यादा एग्रीगेट कर जाते हैं, अपनी सप्रेस फीलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिप्रेशन और एग्जाइटी की तरफ जो है वो मूव ऑन होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे एक छोटी सी एक और एग्जांपल मैं करूं कि बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा खामोश तबीयत से रहते एकदम से जो है मैनिया की तरफ चले जाते हैं, मैरिक सिचुएशन में चले जाते हैं, यानी कि सडनली बैठे बैठे जो है हैप्पीनेस मूड और सडन बैठे बैठे जो है सैड मूड की तरफ हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसमें मेन रोल हमारे पेरेंट्स होता है। मेन रोल पेरेंट्स का इसलिए होता है कि अगर हम लोग उनके साथ बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ केमिकल इम्बैलेंस भी तो जी, होता है जी, ना, जैसे कि डोपामिन। कुछ बच्चे छोटे जो होते हैं वो पेरेंट्स भी अगर बाइपोलर हो या नेचुरली अगर वो बाइपोलर या ADHD प्रोन हो, जी, कोई जी। उनकी लर्निंग के इश्यूज हो या कुछ इस तरह का भी हो, तो उसमें भी फिर मूड स्विंग्स आ जाते हैं, क्योंकि चीज़ें आपके जिस्म में वो चल रही होती हैं जो एक्सप्लेनेबल नहीं होती मोस्ट आपके लाइकली लिए। हम लोग ऑटिज़म के अंदर जैसे हो गया, ADHD के अंदर हम लोग देखते हैं, या ऐसे हमारे ऑब्वियसली हम लोग जंक Even फूड हमारे dyslexic बच्चों में आप mood जी swings बहुत देखते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर देखते हैं, या डिले स्पीच या डिले माइलस्टोन के साथ जो डेवलप हो रहे होते हैं। ऑब्वियसली बच्चे के पास एक रिसेप्टिव लेवल होता है, उसको एक्सप्रेस करने का उसके पास लेवल नहीं होता ना, ही नोज़ और शी नोज़ के इट्स अ टॉय और इसको मैंने एक्सप्रेस नहीं करना होता। जब वो सेकंड वन या थर्ड वन उसको समझ नहीं रहा होता तो बच्चे के अंदर इम्पल्स बिहेवियर आता है। जब इम्पल्स बिहेवियर बहुत ज़्यादा रेगुलेट हो रहा होता है तो डिफरेंट और भी एस्पेक्ट्स उसके साथ जो है ना वो मूव ऑन हो रहे होते हैं, जिसकी बेस पे समटाइम बच्चे जो है इम्पल्स बिहेवियर या ADHD के साथ जो है वो डायग्नोज होते हैं। सही। अब मैं बढ़ूंगी इकरा जी आपकी तरफ। बड़ों में मूड स्विंग्स, अब एक बंदा है जो बिल्कुल नॉर्मल था या एक औरत है जो बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल ठीक, मतलब नॉर्मल इन द सेंस दैट कभी कभार बंदे को गुस्सा भी चढ़ जाता है, कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाता है, बट नॉर्मली एक आपका एक टेम्परामेंट होती है। अब वो इंसान एकदम से ज़रा सा किसी ने उसकी तरफ देखा तो कहा क्यों देख रहे हो मेरी तरफ, गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया और फिर एकदम से हंसना शुरू हो गया और नॉर्मल हो गए। और जिसको अक्सर हम लोग मूवीज़ में या कभी कोई रील शूल इस तरह के लगे तो कहते तो पागल है, जिसको फिर अब मूड स्विंग्स का नाम दे दिया है। जो भी आप उसे डिफाइन करें, ये इतना ज़्यादा स्विंग जब आता है और स्पेशली एक एडल्ट में तो समझ नहीं आती, बिल्कुल बुजुर्गों में ये बहुत ज़्यादा होता है। ओके, स्पेशली जब हम इसको मूड स्विंग्स की बात कर रहे हैं, मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि अभी इस वक्त जब हम 21st सेंचुरी में हैं, आई एम रियली हैप्पी एज एक्टिविस्ट, आई एम वर्किंग ऑन दिस दैट वी शुड अवेयर द पब्लिक। हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि आप इस चीज़ को समझें। पहली बात, जिसका फुकदान है, आप देखें आप हर किस्म के बीमारी से डील करते हैं जिसका दवाई के थ्रू इलाज होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर माइंड, जब आप अपने मसले की बात करते हैं, अपने मूड की बात करते हैं, किसी दिन आप सुबह उठते हैं आप अच्छा नहीं फील करते और किसी दिन आप उठते हैं तो आपका दिल करता है कि सारे काम कर लूँ दुनिया के, यू नो, तो ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये आप अगर इस तरह की किसी भी किस्म की फील्ड से गुजर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान में होता क्या है कि जब कोई माइंड का मसला, कोई दिमागी मसला लेकर शेयर करने की कोशिश करता है, हम उसको टैग करते होता है तो दिमागी मरीज़ है,
एनु ते कोई मसला हो गया, अरे नु दम पागल कराओ, है। और वी डोंट वांट टू डिस्कस इट। हम अच्छा, बात और खुद भी नहीं करना चाहते हैं। डिस्कस करना और अगले को डॉक्टर पे और भी नहीं वो- अच्छा, वाहिद केस है जिसमें डॉक्टर पे ले जाने से घर वाले इनकार कर देते हैं। And मेरे taboo समझा जाता है। मेरे अपने जानने वाले यस, पढ़े लिखे लोग जो बाहर से मियाँ बीवी दोनों बाहर के पढ़े हुए, वेरी वेरी ओपन माइंडेड टाइप माहौल, उनके बेटे का एक इशू आ रहा था तो मैंने जाके बड़े वो होके, क्योंकि उसने खुद जाके माँ बाप से बात की तो उन्होंने उसको शटअप कॉल दे दी। मुझे यकीन नहीं आया, मैंने कहा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा तुम, मेरे बेटे का एक दोस्त था, मैं कहा फजूल बातें ना करो, उनको जाके कहो यू वांट टू सी अ साइकोलॉजिस्ट। कहता है उन्होंने सीधे से ना कर दिया, मैं फादर से तो थप्पड़ मारूंगा, और अब्बू ने आज तक ऊंची आवाज में नहीं बात की। खैर मैं गई मिलने के लिए, मैंने कहा क्या इशू है? कहता है यार जुगन इट्स पाकिस्तान, एवरीवन विल टैग हिम एज मैड। मैंने कहा लोग उसको पागल कहें ना कि वो असल में पागल हो जाए। जी। आपको अपने बच्चे का जहनी तवाजुन खराब कबूल है, लेकिन आपको ये नहीं कबूल, मतलब कैसे हो सकता है? मैं बीइंग एक्टिविस्ट इसी बात पे बार बार यही बात करती हूँ बारहा, क्योंकि देखिए मैं इस वक्त 5 कोर्स पढ़ा रही हूँ, मेरे पास स्टूडेंट है, यंग स्टूडेंट है। मैंने अपने ओन पे मैंने अवेयर करना शुरू किया है कि अगर आप कुछ महसूस कर रहे हैं और आप खुद इस काबिल नहीं है कि उस फीलिंग को आप ओवरकम कर सकें, उसके लिए आपको एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। वो मैं और आप मोटिवेट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कंसल्ट करना चाहिए और हमें लोगों को ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि आया कि अगर आप बेहतर फील नहीं कर रहे और आप ज़िंदगी में किसी लाइफ में किसी जगह पे आप कंफ्यूज हो गए हैं, तो उस मकसद के लिए हमारे पास एक बेहतरीन राह मौजूद है। लेकिन जितना हम इसके बारे में बात करेंगे, जितना हम इजी करेंगे, लोगों को लिए फेमिलियर हो जाएगा। भाई और किसी people भी want to बंदे की talk about it। पर्सनैलिटी बदल रही है। बिल्कुल। एक बंदा एक सर्टेन किस्म, कुछ लोग होते हैं जिनका नेचुरली गुस्सा तेज होता है, आपको पता होता है कि एक बंदा अपनी पर्सनैलिटी से, या एक औरत या कोई भी अपनी पर्सनैलिटी से बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें करना शुरू हो गया है। ये इर्द गिर्द वालों के लिए अलार्म बेल्स हैं। बड़ी दफ़ा आपको इंटरवेंशन करनी पड़ती है एडल्ट्स में, बच्चों में तो खैर आप मैं एक पेरेंट्स चीज़ ही इसमें ऐड अप करना चाहूँगी। मैं ना ज़्यादातर इंटरनेशनली काम करती हूँ, जैसे पेरेंट्स जो है पाकिस्तान से मूव ऑन होते हैं यूके, आयरलैंड, इस तरह से। करंटली मेरे पास केस है जो कि मैं लास्ट 8 मंथ से डील कर रही थी, एंड बोथ आर द सर्जन्स इन यूके, और उनकी बेटी को जो है ऐसे रेपिटेटिव बिहेवियर्स थे जिनमें पता चल रहा था कि इनके माइलस्टोन ना एक नॉर्मल माइलस्टोन के साथ डेवलप नहीं हो रहे। एंड उनके हस्बैंड कहते हैं नहीं ये ठीक है, ये हो जाएगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा चलो मैं वंस अ टाइम एक कंसल्ट करती हूँ, 2-3 मैं जो है सेशंस लेती हूँ। जब उन्होंने 3-4 सेशंस लिए, बच्चा पॉइंटिंग नहीं कर रहा था, नो रिस्पॉन्ड ऑन नेम, इस तरह से। उसके बाद जो है 3 to 4 सेशंस के बाद जब फादर को पता चला कि अच्छा इसके माइलस्टोन एक नॉर्मल बच्चे से हट के हैं, देन दे डिसाइडेड कि हाँ मेरे बच्चे को जो है कुछ है। एक्चुअली इसमें ये है कि पेरेंट्स जो है ना एक्सेप्टेंस नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि समझते हैं कि हम एक साइकोलॉजिस्ट के पास, एक बिहेवियरिस्ट के पास जाएंगे तो हम एक प्रॉपरली हमें टैग लिस्ट में एडप्ट किया जाएगा कि हम पागल हैं। और वही प्रॉब्लम है ना डॉक्टर साहब, आपको भी पता है कि अल्टीमेटली जब बचपन में ये बातें कही जाती हैं तो एज एडल्ट्स भी अगर आपको महसूस होता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, फिर भी नहीं जाते क्योंकि माँ बाप की वो आवाज़ दिमाग में गूंज रही होती है, या नाना नानी या दादा दादी। बड़ी दफ़ा माँ बाप तैयार होते हैं बट घर में कोई बड़ा जो है वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल मेरी एक कज़न है, उसने अपने अब्बू को नहीं बताया हुआ कि उसका बेटा जो है वो जाता है माहिर नफ्सियात के पास, और बच्चे को भी समझाया हुआ कि तुमने नहीं कहना। उसको चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की बच्चे को ज़रूरत थी, उसको लर्निंग के कुछ ऐसे मसाइल थे, द चाइल्ड नीडेड हेल्प। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले ट्रिगर्स क्या होते हैं? क्योंकि मूड स्विंग किसी को एवं ही नहीं होता, बैठे बैठे कोई एवं ही, जो कहते हैं ना, मैं जैसे कहते क्रैक नहीं हो जाता बंदा। गुस्सा अगर चढ़ रहा है एकदम से और एकदम से खुश हो रहे हैं तो कोई ना कोई चीज़ तो उसको करती होगी ना, एवं ही तो कोई बंदा, अनलेस आप स्किज़ोफ्रेनिक हो, देन दैट्स अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। बट स्किज़ोफ्रेनिक भी ट्रिगर होता है तो कुछ होता है। ट्रिगर क्यों होता है? जैसे अगर मैं मोटा हूँ तो सही मैं थोड़ा सा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर मोटा हर हूँ बंदे को कॉम्प्लेक्स और में मैंने डालना बड़ी होता है, कोशिश smart। की है कि जी मैं पतला हो जाए, स्मार्ट हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं, फिर मैंने को कहा ना मोटे, दैट इज़ अ ट्रिगर, बिकॉज मैंने अपनी सी पूरी कोशिश कर ली उसको ठीक करने की, लेकिन नहीं हो रहा, तो दैट इज़ अ ट्रिगर। अब लोग ट्रिगर हो जाते हैं, बहुत से आजकल यंगस्टर्स मेरे पास आते हैं कि हम ट्रिगर हो जाते हैं। मैं कहा आप ट्रिगर होने देते हैं तो ट्रिगर होते हैं। नहीं बट एक सेकेंड डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे बच्चों की सपोर्ट में, यंगस्टर की सपोर्ट में बोलूँगी। बच्चा जैसे ही घर में एंटर होता है, माँ उसे घूम के कहती है शक्ल देखिए तुमने, एग्जैक्टली ऐसे बहुत ज़्यादा मुंह ठीक करो अपना। भाई उस बेचारे ने मुंह ठीक करना भी होता तो वो नहीं करेगा। ऐसा है, तरीका होता है लोगों के साथ डील करने का। अभी हम शुरू में प्रोग्राम के आगाज़ में शायद तैयबा और मैं यही डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि बच्चों के साथ बंदा किस तरह कम्युनिकेट करे।
वो ज़माना चला गया जहाँ पे आप डांटेंगे तो बच्चा तीर की तरह सीधा हो जाएगा, थप्पड़ लगाएंगे। बिल्कुल ऐसा है, आप ही तो कहते हैं डॉक्टर साहब कि बच्चों से दोस्ती करनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल है। यू कांट कीप पुशिंग चिल्ड्रन टू अ पॉइंट जहाँ पे वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। बच्चों को सिर्फ प्यार चाहिए और अटेंशन चाहिए, जितना प्यार, जितना अटेंशन, मदरिंग, केयरिंग उनको समेट के रखें, वो अंदर से ना कॉन्फिडेंट होते जाते हैं, इमोशनल रेगुलेशन बेहतर होती जाती है, बाकी सारी चीज़ें ठीक होती जाती हैं। और वक्त के साथ साथ जब वो टीन एजेस में आ जाए ना, तब ऐसा थोड़ी रेजिलियंस भी बनानी चाहिए, वरना बच्चे ओवर मदरिंग, ओवर केयरिंग की वजह से कभी कभार बुलिंग का भी शिकार हो जाते हैं। यानी कि टू मच और इग्नोर दोनों Yes. एक्सट्रीम्स, जैसे कि मूड स्विंग में एक्सट्रीम्स पे जाते हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो मूड स्विंग्स का हिस्सा यही होता है ना कि या तो बंदा बिल्कुल ही डिप्रेस हो जाता है या एंग्जाइटी में चला जाता है। तो इन दोनों चीज़ों पे बात करेंगे, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किया क्या जा सकता है। एंड में व्यूअर्स बात वहीं पे घूम के आएगी कि मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें, जिसका जो काम है उसको करने दें। बड़ी प्यारी बात इकरा ने कही कि देखें, अगर कोई बीमार है, खुदा ना खास्ता कैंसर है, आप उसकी कीमोथेरेपी तो करा देंगे, लेकिन आप उसको माहिर नफ्सियात के पास ही लेके जाएंगे जब दिमाग का इशू होगा, जबकि यही चलाता है आपका सारा सिस्टम। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात करें, अभी तो हमने मूड स्विंग्स को टच अपॉन किया। वैसे तो व्यूअर्स ये इतना वास्ट टॉपिक है, हम सिर्फ अगर मूड स्विंग्स को लेके चलें तो वो मतलब उसी पे पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। बट हम तीनों चीज़ों को टच ज़रूर करेंगे, आगे जाके पूरा प्रोग्राम बेशक एंग्जाइटी पे या डिप्रेशन पे कर लेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका माहौल नहीं, आपके अंदर केमिकल इम्बैलेंस भी, आपकी हिस्ट्री में कभी कोई ट्रॉमा या कोई ऐसा मामला तो नहीं, इसमें इतनी चीज़ें आ जाती हैं कि आपने सरफेस को स्क्रैच किया तो एक अंबार निकलेगा चीज़ों का। डॉक्टर अहमद बिलाल हमारे साथ हैं, मारिया इश्तियाक हमारे साथ हैं, एंड इकरा जावेद हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, कमिंग बैक टू एंग्जाइटी, अब प्लीज़ कोई माइंड ना करें, ये मैं उस तरह से नहीं कह रही, बट अब तो ये ट्रेंडिंग चीज़ हो गई है। जान कैसी हो यार, आई हैव गॉट एंग्जाइटी, जेन्युइन भी होती है। आई हैव ADHD मॉडरेट टू हाई, आई एम ऑल्सो बाइपोलर एंड हेंस मुझे एंग्जाइटी होती है। तो मैं इसको एज अ स्टेटमेंट नहीं पास करती। वो जो कहते हैं ना कि जैसे किसी का जान क्या कैसी हो, ठीक हो यार, आई एम ओके, जस्ट वेरी डिप्रेस्ड, ये बीमारियां हैं। तो अपने साथ अगर इनको मुंसलिक करना है व्यूअर्स, तो रिसर्च करके करें और किसी डॉक्टर को डिसाइड करने दें कि आपको क्या है। नीम हकीम नहीं हमने बनना। जी डॉक्टर साहब। तो एनजाइटी है, वाकई बढ़ती भी जा रही है भी सही, आपकी बात भी सही है। एट टाइम्स पीपल वेट देयर इश्यूज ऑन देयर स्लीव्स एज वेल, ये भी बिल्कुल मुमकिन है। एनजाइटी बेसिकली क्या है? गैर ज़रूरी सोच, गैर ज़रूरी ज़्यादा रेसिंग थॉट्स किसी ऐसे चीज़ के बारे में जो कि ज़रूरी नहीं हो। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ठीक है। वो याद है कहानी, द स्काई इज फॉलिंग, द स्काई इज फॉलिंग, चिकन लिटिल, ठीक है। अब भले हो जुगन ना हो। बिग, वो चिकन लिटिल थी, थे जुगन बिग। अभी एक रिसेंटली केस था, एक खातून का बच्चा एडमिट हो गया, तो हॉस्पिटल कई दिन हॉस्पिटल में रहा, उसका बुखार नहीं था उतर रहा। अब बच्चा एडमिट होके वापस घर भी आ गया, लेकिन वालदा कोई अगर अब की बार हो गया तो क्या हो गया, वालदा नर्वस ब्रेकडाउन के करीब आ चुकी हैं। शी इज़ थिंकिंग ओवर, हर थॉट्स आर रेसिंग। ऐसा उठ के रात को बच्चे को देख रही हैं, उनसे गुजारिश भी ऐसे करते हैं कि देखिए हाल में रहते हैं। डॉक्टर साहब, दिमाग अपना फनकारी, क्योंकि एंग्जाइटी समथिंग आई गो थ्रू, आपका दिमाग अपनी फनकारियां कर रहा होता है। अगर कंट्रोल होता इस चीज़ के ऊपर इस लेवल का तो क्या ही बात थी। सीखते हैं ना, सानू बताओ ਅਸੀਂ करें क्या जो हैं। अच्छा मैं बताऊँ व्यूअर्स, एंग्जाइटी क्या है। बचपन में याद है मामा कहती थी मुझे घबराहट हो रही है। घबराहट अंग्रेजी में एंग्जाइटी है, ऑब्वियसली एक मेडिकल चीज़ है, वट एवर, बट कुछ लोगों को बड़ी घबराहट होती है। मैंने सारा बचपन गुजार दिया सोचते हुए व्हाट्स रॉन्ग विद मी, मतलब एक इतनी सी चीज़ होती थी, उसके बाद 70 सोचें आती थी उसी चीज़, ऑब्सेसिव। एग्जैक्टली ऐसे ही लगता है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। ज़्यादातर घबराहट में ये होता है कि घबराहट बंदे को कब होती है, जब लगता है कि चीज़ें उस तरफ चली जाएंगी जो मेरे कंट्रोल में नहीं होंगी, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा उनका। लेकिन आम तौर पे चीज़ें कभी भी वहाँ तक जाती नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपके पास फ़ौरन जंप करूँगी। बच्चों के तो बेचारा, देखिए बुरा ना मनाएं, बट बच्चों के एक्चुअली कंट्रोल में कुछ नहीं होता और उनको पता है कि उनके कंट्रोल में कुछ नहीं होता। अच्छा, मैं इस चीज़ में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। हमें बच्चों के साथ जो कैसे पता चले ना, सबसे पहले कि बच्चे को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे अपने इमोशंस जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं करते, बल्कि हम उनके बिहेवियर और टेंट्रम से हमें पता चल रहा होता है ना।
जैसे हम अगर 3 to 4 इयर्स के बच्चे देखें जो कि अभी लर्निंग फेज़ में हो रहे होते हैं या फ्रेज लेवल पे हो रहे होते हैं ना, उनके बिहेवियर्स कैसे होते हैं, उनके बिहेवियर्स इस तरह से होते हैं, अगर खाना दिया मिस कर दिया और थ्रो कर दी चीज़, और आई कांटेक्ट बिल्कुल प्रॉपर्ली या बैठ के ना ऐसे ऐसे कर रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसे कर रहे वो हैं, या पैर स्टीरियोटाइपिक हिलाई जा रहे हैं, बिहेवियर्स restless leg syndrome। बिहेवियर्स उसके उनके अंदर आ जाता है मोस्ट लाइकली बच्चों के अंदर ना। नॉर्मल बच्चों में एग्जाइटी होती है, लेकिन जैसे कि बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं और उनका बिहेवियर प्रॉपर्ली चेंज है, या बच्चा समटाइम हमें बार बार कंप्लेन करता है कि मुझे जो है दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, वो भी एग्जाइटी इश्यूज़ हैं, माइट बी ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड इन द कल्चर या कम्युनिटी। थर्ड वन, इस तरह से हम लोग मोस्ट लाइकली अपने बच्चों में देखते हैं कि कोई भी कंपैरिजन जब हम लोग बच्चों के अंदर करना स्टार्ट हो जाते हैं कि अच्छा ये देखो तो हालांकि बच्चे ने इतना लिया, तुमने इतना या लिया, एग्जाम तो से एग्जाम बिल्कुल पहले बच्चों की मत मारी जाती है कुछ बच्चों की, या पेपर में बिल्कुल फ्रीज कर जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं। उनका इस तरह से। मेरे पास एक केस था करंटली ना, उसने कंपैरिजन इतना ज़्यादा अपने साथ स्टार्ट कर दिया कि लीडिंग जो रोल वहाँ पे होते हैं या लीडिंग बच्चे वहाँ पे होते हैं, वो इतना ज़्यादा बच्चे एग्जाइटी में आ गई कि मामा उनके पास ये चीज़ है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। उसकी एक्चुअल लाइफ भी डिस्टर्ब, उसकी जो है इमोशनल लाइफ भी डिस्टर्ब, उसकी पर्सनैलिटी भी डिस्टर्ब। इट्स अ एग्जाइटी फेज़ जब हम कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं हम अपने पीयर ग्रुप में, अपनी फैमिलीज़ में, उस लिहाज से बच्चों में जो है बहुत ज़्यादा एग्जाइटी इश्यूज़ आते हैं। उसमें इस तरह से हमें करना चाहिए कि बच्चों को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना चाहिए। इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है। जब हम इन चीज़ों को बच्चे के साथ लीड करना स्टार्ट कर देते हैं और स्माइलिंग एक्सप्रेशंस बच्चों को देना स्टार्ट कर देते हैं, तो बच्चों की एक पॉजिटिव रिस्पॉन्ड हमें आना स्टार्ट हो जाती है और चीज़ ओवरकम हो जाती है। एडल्ट्स में एंजाइटी, एडल्ट से मुराद ये कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से लेके 100 साल की उम्र तक लोगों में हम एंजाइटी बहुत देख रहे हैं। ओके जुगन, मैं ना स्पेसिफिकली ना उस चीज़ की वजह को के ऊपर बात करना चाहूँ। मैं भी वजह क्या एक्चुअली वजह, क्योंकि देखें सिर्फ आप उस बंदे पे नहीं डाल सकते व्यूअर जो एंजाइटी से गुजर रहा है, बच्चे पे आप पूरा मलबा नहीं डाल सकते। आप एज इर्द गिर्द के लोग एक्चुअली एंजाइटी का इलाज सिर्फ उस इंसान का नहीं आपने करना, घर वालों ने और इर्द गिर्द वालों ने भी अपने आप को मॉडिफाई करना है। जी, मुझे ये लगता है कि आज जिस दौर में हम बैठे हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज इस वक्त मौजूद हैं, हमारे बच्चों के पास जो रिसोर्सेज इस वक्त मौजूद हैं, हमारे पास नहीं था। एंड आई एम रियली फीलिंग प्राउड टू सिट ऑन पीटीवी के प्लेटफॉर्म पे बैठ के। हमारे पास सिर्फ पीटीवी का चैनल आता था, इतना एक्सपोजर था। हमारे बच्चे के पास कोकोमेलन से लेकर सो मैनी कलर्स, और आगे जनरेशन जी पे आ जाए तो उनके पास बहुत कुछ है यार। बट आजकल तो कार्टूनों में भी बात कर रहे हैं कि ओ ही सो डिप्रेस्ड। उस दिन में बच्चों का, मेरा बेटा हसन 9 साल का होने वाला है माशाल्लाह, उसका कुछ लगा हुआ था स्क्रीन के ऊपर, तो पीछे से मुझे आवाज़ आई, आई थिंक यू आर जस्ट डिप्रेस्ड। मैं बाहर आई, मैंने कहा क्या देख रहे हैं, कार्टून में डिप्रेशन। यस, तो हमारा कंटेंट जो है ना, हमारा बच्चा देख क्या रहा है। सबसे पहली बात ये है कि बच्चे से लेकर जो बड़ा है, जो स्टूडेंट्स क्लास में आ रहा है, वो किस माइंडसेट से आ रहा है। यार सारा दिन आप ये रीलें देख रहे हैं, दिमाग की टेंशन नहीं निकलेगी तो क्या होगा। अब मेरे पास एक 1.25 घंटे का लेक्चर है, अब उस 1.25 घंटे में मैंने मेरे बच्चों का अटेंशन स्पैम एक 30 सेकंड की रील है, तो मैंने उसको बाजी 15 सेकंड, तुसी 30 सेकंड पे चलेगा, अब तो 15 सेकंड पे लोग हाँ आ गए। ना, अब देखें ना क्या कर रहे हैं ये। आपको पता है ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम, आपने देखा जब बच्चे का इंटरनेट बंद होता है तो बड़े भी किस तरह रिएक्ट करते हैं, यार ये क्या बात है, नेट क्यों चला गया, यू नो। तो कहने का मकसद ये है, हमने वजह पे बात करनी है कि जितना एक्सपोजर आ गया है, जितने चैनल्स आ गए हैं, जितना ब्रांड्स आ गए हैं, जितने सोशल मीडिया चैनल्स आ गए हैं, तो आपको देख के यू वांट टू डू दैट। अच्छा, लेकिन सोल्यूशन की तरफ अगर आप बात करें तो सोल्यूशन एक्चुअली सिमिलर ही है एंजाइटी और डिप्रेशन का। प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन वही वाली बात है ना, ओवर एक्सपोजर, वही ओवर एक्सपोजर आपको डिप्रेशन में भी लेके जाता है। बिल्कुल। अब देखिए यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसमें हर बच्चा एक डिफरेंट चीज़ से गुजर रहा है, लेकिन हमें रास्ता नहीं दिखाया जा रहा कि मेरे पास अगर बच्चा कोई इशू लेके आता है ना, तो अहमद साहब बैठे, मैं इनको रेफर करती हूँ। लेकिन जान आपके पास क्यों आ रहा है बच्चा, सबसे बड़ी एक सेकंड, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में हर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे करियर काउंसलर के अलावा स्टूडेंट काउंसलर भी होता है। एक करियर काउंसलर होता है जो आपको करियर के बारे में बताता है, और एक स्टूडेंट काउंसलर होता है माहिर नफ्सियात। डॉक्टर साहब आप जानते हैं, हमारे यहाँ हम इस चीज़ पे आ ही नहीं रहे। हाँ, स्कूल में अब नर्सें और डॉक्टर रखने शुरू कर दिए हैं जिनसे रुजू किया जाता है, अगर बच्चों को बड़े हाई एंड एटलीस्ट स्कूल्स में तो करना शुरू कर दिए। माहिर नफ्सियात अभी तक नहीं रख रहे स्कूलों में, नहीं रख रहे, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मलाइज ही नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसा है।
पेरेंट्स कभी कभार छुप के आते हैं बच्चों से, और कभी कभार बच्चे छुप के आते हैं पेरेंट्स से। आपने थोड़ी देर पहले एक बात की, तो वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ख़वातीन अपने मियाँओं से छुप के आ रहे होते हैं, मियाँ अपनी माँओं से छुप के आ रहे होते हैं, सारी मानू ना पता चले इसी सेशन लैंड जा रहे हैं एंड स्टफ लाइक दैट। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में और पॉपुलेशन इन जनरल, हमारी आबादी भी बहुत बढ़ रही है, और जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है मसाइल बढ़ रहे हैं। तो क्या ये डिप्रेशन का भी यही कॉज है? आबादी का बढ़ना, आई मीन बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, थिंक अबाउट इट। एक घर में 8-8 लोग रह रहे हैं एक 1.5 मरले के घर में। प्रिवेसी के इश्यूज़ हैं, वसाइल का फुकदान एक बहुत चीज़ है, अपना आप को कम समझना। जब आपने बहुत थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी बात की, बच्चा घर आता है वाकई वाला डांटती हैं, तो बच्चे ने सहम ही जाना है। हमें नर्चरिंग, हम आपस में लोग खुद क्योंकि राज़ी नहीं हैं, तो हम दूसरों के लिए भी राज़ी करने वाला एटमॉस्फेयर बना नहीं पा रहे। देखिए व्यूअर्स, हम तीनों आपको यहाँ पे बैठ के नहीं बता सकते आपको डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है। मूड स्विंग का तो पता चल जाता है कि किसी का रवैया बदला हुआ है, नॉर्मल से हट के है। अल्टीमेटली आपको किसी डॉक्टर ने डायग्नोज करना है कि आपको एंग्जाइटी है कि डिप्रेशन। क्या टॉक थेरेपी से या साइकोथेरेपी से आपका मसला हल हो सकता है, वो डॉक्टर ही डिफ़ाइन करेगा। जैसे डॉक्टर साहब आप हैं, जैसे मैडम आपके पास कोई आ गया, आप लोगों के पास कोई आएगा, आप उसको डिफ़ाइन करेंगे, फिर आगे कहेंगे कि इसको अगर दवाई की ज़रूरत है तो फिर आप आगे साइकाइट्रिस्ट के पास भेजेंगे, वो असेस करेगा। तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस है व्यूअर्स। सो हम आपसे एक जनरल बात कर सकते हैं। बेसिकली आज की नशिस्त का पॉइंट ये है कि प्लीज़ 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 पूरी दुनिया में नफ्सियात को एज अ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट एंड अ फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन इस्तेमाल किया जा रहा है। हम भी इसको एज अ पॉजिटिव चीज़ यूज़ करें, ना कि छुपाएं। मैडम एंड में आप क्या कहेंगी? अच्छा, मैं ये चीज़ एडअप करना चाहूँगी कि जैसे स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा हमारे जो है मूड्स पे, एंग्जाइटी पे और डिप्रेशन पे इफ़ेक्ट करता है। और मोस्ट लाइकली जैसे मैं कहूँ कि 9 to 10 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड हैं, मोबाइल स्क्रीन देखते हैं, जैसे चैट जीपीटी हमारा बहुत ज़्यादा है, तो उसमें इवन दो के बच्चे ऐसे ऐसे भी हमारे पास आते हैं कि जो कहते हैं कि मैडम मुझे ADHD है, आप मज़ीद क्या बताएंगी। तो आई वॉज लिटरली ओवर, आई वॉज सरप्राइज ना, सरप्राइज। उसकी भी एक एज होती है, उसका क्राइटेरिया होता है। अगर हम बच्चों में बात करें तो आई थिंक सो कि हमें बच्चों के इमोशंस के ऊपर काम करना चाहिए कि बच्चे के इमोशंस या उनके माइलस्टोन अगर अप्रोप्रिएटली डेवलप नहीं हो रहे, हमें एज ए कंसल्टेंट किसी से कंसल्ट करना चाहिए, किसी स्पीच या बिहेवियर थेरेपी से, ताकि हमारी बेहतर रहनुमाई की जाए। जैसे प्यूबर्टी तक, प्यूबर्टी के बाद भी अमूमन जो है होती है चीज़ें। बिल्कुल जी, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आपको पॉजिटिव तरीके से ना जी सेल्फ टॉक जो है ना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। जुगन सबसे मज़े की बात पता है क्या है, आपके ना माइंड को पता नहीं है कि ये सिर्फ अभी सोच रहे हैं या ये चीज़ असल में हो गई है। क्योंकि अगर आपने बैठ के ये सोचना शुरू कर दिया ना, हाय मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है, तो आपकी बॉडी वो हार्मोन देना शुरू कर देगी, डोपामिन। हाँ जी, कि अब डर लग रहा है, तो उसने वैसे ही करना है। तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी, खुद लाइफ में भी, कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज़ रियली इंपॉर्टेंट। वो क्या है, अपने से अच्छी बात करें, खुद से जो आप बात कर रहे हैं, अपने माइंड को जो आप स्पून फीडिंग कर रहे हैं, वो क्या है, जो आप खुद से मुखातिब है ना, वो अगर आप पॉजिटिव कर लें, आप सॉर्टेड हैं समहाउ। एक्चुअली उन्होंने इतनी अच्छी बात कह दी है डॉक्टर साहब। एट द एंड ऑफ द डे एक आपने पॉजिटिविटी से बच्चों को लेके चलना है, क्योंकि वो सेल्फ टॉक तभी सीखेंगे जब माँ बाप उनके साथ पॉजिटिवली चलेंगे। फिर जब वो बड़े हो रहे हों तो उनको सिखाएं कि अपनी ज़ात के साथ ज़्यादती ना करो और अच्छे तरीके से अपने साथ डील करो। एंड अगर कोई प्रॉब्लम या कोई इशू फील होता है, बच्चे आपके पास आते हैं, फैमिली, या मियाँ के पास बीवी आ रही है या बीवी मियाँ के पास आ रहे हैं कि आई एम स्ट्रगलिंग, तो उनको स्टिग्मेटाइज ना करें, उन पर ठप्पा ना लगा दे पागल होने का, और उनको प्रॉपर इलाज की तरफ लेके जाएं। नो डाउट लोग बहुत से मशवरे देते हैं कि जी ये कर लें तो ख़त्म हो जाएगा। ये वही वाली बात है नीम हकीम वाली, आप फार्मासिस्ट के पास जाएं, उसे कहें मुझे नींद नहीं आ रही, वो आपको सोने की दवाई दे दे, जबकि आपको ज़रूरत थी किसी और चीज़ की जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही। तो डॉक्टर साहब फाइनली वन लाइनर पे हमारा शो कंक्लूड कर दें। अपने आप से प्यार करें, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, हालात मुश्किल हैं, कम से कम अपने साथ नरमी से रहें, बाकी दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी। आई थिंक हम चारों का एक ही मौके पर इस चीज़ पे, एंड ऑफ कोर्स 3 एक्सपर्ट्स हैं, मैं तो है नीम हकीम, बट ये ज़रूर कहूँगी कि व्यूअर्स, लाइक यू सेड, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, उसको और छोटा करने की ज़रूरत नहीं है डिप्रेशन और एंग्जाइटी में जाके। जब आप अपने जहन के ऊपर कंट्रोल खो देते हैं
तो अनफॉर्चुनेटली आपका लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है। जो लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन बीमारियों का इलाज होते का शिकार होते हैं मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी ज़िंदगी के स्पैन भी छोटे हो जाते हैं। ये भी मेडिकल रिसर्च ने प्रूव किया है। सो अपने कोर्टिसोल लेवल्स को कंट्रोल में लेके आना, डोपामीन के स्पाइक्स बार बार ना आए, ये सारी चीज़ें बैलेंस माहिर नफ्सियात आपको गाइड करके करेगा। कुछ चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं जैसे कि हमें गाइडेंस मिली, बट राइट चीज़ के लिए राइट इलाज विच इज़ सबसे पहले तशखीस जो डॉक्टर करेगा। अपने आप को खुद एक डिप्रेशन का मरीज़ या एंग्जाइटी का मरीज़ मत डिफाइन करें। गो गेट अ प्रॉपर डायग्नोसिस एंड डू द इलाज। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।